मैं 250 पे आ गया था क्लासरूम में, 250 पे मैं आ गया था। मैंने कहा चलो आज आप लोग अपने लगे हुए हैं मस्ती में, मैंने किसी को नहीं देखा पीछे के कोई रिवाइज कर रहा हो। सर ये क्या वर्ड होता है, मुझे लगता नहीं वर्ड पता भी होगा रिवीजन। हाँ, मिल रहे हैं, गपशप चल रही है, जैसे पता नहीं कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, है ना। हाँ जी, देखो बच्चों, आज एक बात बड़ी साफ बोलूंगा, क्लास शुरू हो रही है, एक बात ज़रूरी है बतानी। कल कुछ लोग एब्सेंट हो गए थे क्योंकि बारिश थी, उन्हें डर था वो गीले हो जाएंगे या ट्रैफिक जैम होगा। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस। हाँ, मेरा डाउट, जो बात मैं अब बोलने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनेंगे। आने वाली 5 से 7 क्लासेस, मैं 10 क्लासेस बोल देता हूं, सीधा 5 को हटा देता हूं। ये 10 क्लासेस डिसाइड करेंगी कि आप ऑडिट में कितने नंबर ले पाओगे। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं सुनो। इन 10 क्लासेस में लैंग्वेज, जो किताब की लैंग्वेज है, वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी, वेरी टफ। मतलब अब कल जो बच्चे बैठे थे, कल ही देख लिया होगा आपने, लैंग्वेज हार्ड थी। अब आने वाली 5, 7, 8 क्लासेस में लैंग्वेज बहुत टफ हो जाएगी। अब जब लैंग्वेज टफ होगी तो 2 ऑप्शन बनते हैं, कुछ तो उसे अडॉप्ट कर लेंगे और कुछ भागेंगे उससे, मतलब इग्नोर करना चाहेंगे। जो तो भागेंगे उनके लिए 10 क्लासेस के बाद क्या लैंग्वेज सिंपल हो जाएगी? नहीं, मेरा डाउट 10 क्लासेस तो हर बच्चे को दिक्कत आएगा। मैं पहले बोल रहा हूं आपको लैंग्वेज हार्ड है, क्लियर है। स्टैंडर्ड से तो स्टैंडर्ड की लैंग्वेज हार्ड है। मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है इजी बोलूंगा। मेरी जो समरी बुक होगी, समरी में भी मैं लैंग्वेज इजी दूंगा। इजी मतलब जैसे आप देखो, किताब में लैंग्वेज इंग्लिश लिखी है, बट इंग्लिश थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड इंग्लिश है। मैं जब समरी बुक दूंगा तो उसमें लैंग्वेज अगेन इंग्लिश है, लेकिन थोड़ी सिंपल इंग्लिश जैसे बोलते हैं। वो अभी क्यों नहीं दे रहा मैं, मेरा डाउट कोई जवाब देगा, अभी क्यों नहीं दे रहा? अगर मैंने अभी दे दी ना, तो मैं ये लैंग्वेज पढ़ने की हैबिट ही नहीं पड़ेगी, तो मैं वो इजी पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। तुम कहोगे सर ये किताब बेकार है, सर छोड़ो सर, हमें तो समरी से पढ़ा दो। मेरा डाउट, तो मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा कि लैंग्वेज हम स्लो पढ़ेंगे, जितना हो सकता है मैं स्लो चलूँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन ये 10 क्लासेस अगर आपने पेशेंस रखा, लैंग्वेज को समझने की कोशिश की, तो इसके बाद ऑडिट ईजी हो जाएगा। क्योंकि ये 10 क्लासेस में ऑडिट निपट जाएगा। निपटने का मतलब समझना, कंसेप्ट सारे खत्म हो जाएंगे इन 10 क्लासेस में। उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के चैप्टर्स रह जाएंगे पढ़ने वाले, नया कंसेप्ट बहुत कम आएगा आगे जाके। ये 10 क्लासेस में आपको सारे स्टैंडर्ड्स के लिए जो वर्ड्स, जो गंदे गंदे वर्ड्स हैं स्टैंडर्ड्स के अंदर, वो सारे वर्ड्स क्लियर आ जाएंगे। अगर आपने बस इतना करना है कि घर पे जाके एक बार दोबारा रीड करना है लैंग्वेज को, एक बार मेरे साथ पढ़ना है, एक बार घर जाके दोबारा पढ़ना है, तभी बेटा लैंग्वेज पे कमांड आना शुरू होगा। देखो थ्योरी है, टफ है, एक बार पढ़ोगे नहीं समझ आएगा, 2 बार पढ़ो नहीं समझ आता, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, पढ़ते रहो जब तक लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा। ये नहीं करना यार एक बार समझ नहीं आ रहा कोई इजी लैंग्वेज ले लेता हूँ, कोई इजी लैंग्वेज ले लेता हूँ, नहीं, मत करना इजी लैंग्वेज। नंबर तुम्हारे खराब होंगे, मेरे नहीं खराब होंगे। मेरा डाउट, मुझे इस बैच में, मैं तुम्हारे पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, बट मुझे पता है तुम लोग 90 टच करोगे। कुछ बच्चे 90 टच करने के लिए हमें इस लैंग्वेज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। 70, 60 आप में से जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ये सोच के कि एग्जाम्शन आ जाए, बहुतों की आएगी। मैं तो ये बोलूँगा ऑलमोस्ट सबकी ऑडिट में एग्जाम्शन आ जाएगी। अगर देखो FMSM में नंबर ऑडिट से कम क्यों आ रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने आपको जितनी मार्कशीट दिखाई थी उसमें ऑडिट के नंबर ज़्यादा थे, FMSM के नंबर। लॉजिक मैं देता हूँ इसमें क्या था। जब तक FM अकेला था 100 नंबर का, FM के नंबर बच्चों के आते थे 90, 95, बहुत कॉमन थे 90, 95 लेने, क्योंकि 100 नंबर का FM था। अब प्रॉब्लम क्या आया, FM के साथ फिर जब थोड़े दिन पहले ना एक कोर्स आया इको, ओल्ड कोर्स में FM प्लस इको थी, बच्चे इको में भी ले लेते थे नंबर। लेकिन अब क्या आ गया, FM प्लस SM ना प्योर बिजनेस स्टडीज है। मतलब आपने पढ़ी है, अभी शुरू होगी क्लासेस SM की। SM प्योर बिजनेस स्टडीज है। मतलब मैं बच्चों से पूछता था, पिछले बैच के बच्चों से, यार ऑडिट और SM में क्या फ़र्क है, तो कहते थे सर SM ना एक बार ना स्टोरी की तरह है, समझ आ गई ना स्टोरी खुद बना के लिख लेंगे, तो एक BST की तरह है SM। अब आप बताओ, जब कोई स्टोरी खुद बना के लिखेंगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे?
अब वो एसएम में नंबर कम आ रहे हैं, एफएम में नंबर ठीक आ जाते हैं बच्चों के, लेकिन 50 नंबर में से कोई बहुत तोरम खा होगा तो 45 ले आएगा एफएम में, लेकिन एसएम में मान लो 50 में से किसी के 20 या 25 ही आ रहे हैं, तो ये 65-70 नंबर ही आएंगे एफएम एसएम में, मुश्किल है एसएम नंबर लेने। इसीलिए मैंने जो ऑब्जर्व किया इस बार के नंबर ऑडिट में ज़्यादा है एज कंपेयर टू एफएम एंड एसएम। ऑडिट में बुकिश लैंग्वेज है, जितना ज़्यादा बुक की लैंग्वेज को पकड़ आप अपने कंट्रोल में लोगे उतना ज़्यादा नंबर आएंगे। और एक और बात है, लैंग्वेज सर नहीं है हर क्लास में, ना 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 ना, लैंग्वेज नई तो है ही नहीं ना, वही वर्ड्स हैं हर चैप्टर में बार बार आ रहे हैं, ज़्यादा वर्ड्स नहीं है। कल मैंने 5 वर्ड्स की डेफिनेशन लिखवाई थी, 5 वर्ड रिपीट करता हूँ। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पहला वर्ड, दूसरा वर्ड ऑडिट रिस्क 2 हो गई है, तीसरा था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, चौथा वर्ड क्या था फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और उसी के अंदर था टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और आप देखना ये 5 वर्ड अब हर चैप्टर में दिखेंगे आपको, ज्यादा वर्ड नहीं है ऑडिट में, लिमिटेड वर्ड्स है, लेकिन एक बार अगर ये वर्ड समझ आ गए तो लैंग्वेज में दिक्कत नहीं आएगी। आओ जी आज की क्लास को शुरू करते हैं। ऑडिट का स्कोप, ऐसे 300 का स्कोप क्या है आपको याद है? चैप्टर 1 में एक टॉपिक छूटा हुआ है स्कोप ऑफ ऑडिट, वो ऑडिट का स्कोप है, और ये किसका स्कोप है? 300 का स्कोप। 300 में क्या कवर होगा? 300 में सिर्फ ऑडिट की प्लानिंग कवर होगी। प्लानिंग के बेनिफिट, पहला बेनिफिट जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उन पे ऑडिटर क्या देगा? अप्रोप्रिएट अटेंशन। उसे प्रॉब्लम्स का पहले ही पता लग जाएगा, ऑडिट ठीक से ऑर्गेनाइज और एफिशिएंटली कर पाएंगे। चौथा सवाल, एंगेजमेंट टीम की सिलेक्शन काम को देख के, उनकी कैपेबिलिटी को देख के होगी, डायरेक्शन सुपरविजन और अच्छे से होगा। नेक्स्ट सवाल, हमें यह भी पता होगा किन किन कामों में हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। अब प्लानिंग का नेचर क्या? प्लानिंग कोई डिस्क्रीट फेज नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअल और इटरेटिव फेज है। क्या बात क्लियर है? प्लानिंग में कुछ चीजें देखो, यहाँ ये जो पैराग्राफ था ये था कि प्लानिंग में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम। जैसे कुछ एग्जांपल थे, व्हाट वाज एनालिटिकल प्रोसीजर, लॉजिकल प्रोसीजर। जब ऑडिटर लॉजिकल टेस्टिंग करता है उसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। उसके बाद क्लाइंट के बिजनेस लॉ, क्लाइंट पे कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है ये पता करो, क्लाइंट के यहाँ मटीरियलिटी निकालो। व्हाट वाज मटीरियलिटी? एक अमाउंट बताओ जो आपको लगता है बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल मैंने बोला, मेरे एग्जाम्पल में 1 करोड़ की गलती को मैं क्या मानूंगा, और 1 करोड़ से नीचे की गलती को मैं मटेरियल नहीं मानूंगा। आपको सोचना है कि मुझे एक्सपर्ट की जरूरत है। और 5वां पॉइंट क्या था? परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बेटा अदर में एनालिटिकल प्रोसीजर को छोड़ के बाकी जो बचे, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, मैंने ये एग्जाम्पल दिए थे आपको कल। ये सब कुछ हमें पहले प्लान करना है। यही बात है फिर एलैबोरेट हुई थी, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इसमें हम ऑडिट क्लाइंट के बिजनेस को समझते हैं और एनवायरनमेंट को समझते हैं। क्लियर है? हमें रिस्क देखना है कि रिस्क ज्यादा है या कम है, हमें क्लाइंट के बिजनेस को समझना है। ये वाला पैराग्राफ ये था। हमें मटेरियलिटी का लेवल कैलकुलेट करना है। और लास्ट में तो बार बार वही बात बोल रहे हैं, प्लानिंग एक डिस्क्रीट फेज नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअल और इटरेटिव फेज है। हाँ जी बच्चे ऑनलाइन वालों, बुक्स मिल जाएंगी आपको, ये तो मैनेजमेंट बताएगी। पता नहीं क्यों हमारे मैनेजमेंट थोड़ी स्लो हो गई इस बार। हमारा बैच कब शुरू हुआ है कोई बताएगा? 15 वॉज मंडे। आई गिव द बुक ऑन संडे टू द मैनेजमेंट, मतलब सॉफ्ट कॉपी वॉज गिवन टू द मैनेजमेंट ऑन संडे। ऑल दो वैभव सर ने मुझे कहा था 5 दिन पहले देना, बट आई वॉज लेट। मैंने 1 दिन पहले दी थी, संडे को कॉपी दी थी। तो मेरे दिमाग में था कि संडे को दूंगा तो मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आपके पास आ जाएगी, लेकिन अभी तक बुक नहीं आई। मुझे ये अजीब लग रहा है। मैं अभी क्लास के बाद पूछूंगा कि क्या बात होगी भाई, बुक लेट क्यों कर दी। हाँ 1 वीक लग जाता है, 1 वीक बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो 1 वीक यहाँ लगेगा तो वो तो जान खा रहे हैं ऑनलाइन वाले। उन बेचारों के पास भी तो कोई हार्ड कॉपी भी नहीं जाती, वो बेचारे कैसे करेंगे। अब कंप्लेंट है ऑनलाइन वालों की। आज एक फ़ोन आया था सोनीपत से, सर मुझे ना ऑडिट में दिक्कत आ रही है। मैं कहा बेटा क्या दिक्कत आ रही है? कह रहा सर समझ ही नहीं आती लैंग्वेज, नोट्स कब मिलेंगे। अब यार बिना नोट्स के, कहता सर कहाँ से पढ़े। मैंने कहा बेटा या तो प्रिंट आउट निकलवाओ या मॉड्यूल निकाल लो, कोई एक चीज़ तो निकालो। आप सिर्फ सुन के थोड़ी ना ऑडिट समझ जाओगे, जब तक आपके हाथ में कुछ खुद नहीं होगा प्रिंटेड फॉर्म में, आपको समझ कहाँ से आएगी। तो जो बच्चे ऑनलाइन में है, ICAI का मॉड्यूल अगर आपके पास है तो वो उठा लो। मैं डिट्टो मॉड्यूल से ही पढ़ा रहा हूँ, तो मॉड्यूल तब तक काम करा लो, बुक्स जल्दी आ जाएंगी। मैं आज मैनेजमेंट से बोलता हूँ कि यार जल्दी करो। हाँ जी, हमारे बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं। बेटा उनको बोलो, मेरा कोई कंट्रोल नहीं, मैं तो खुद ग्रुप में नहीं हूँ।
मेरा सवाल, मेरा क्वेश्चन, पिछली बार ना बच्चों ने कहा सर ग्रुप ना हमारा ऑफिशियल ग्रुप है एक। मैं कहा बेटा मैं नहीं हूँ किसी ग्रुप में। कहते हम अपना एक अनऑफिशियल बना लें। मैं कहा बना लो। वो इतना नुकसान हो गया ना उस अनऑफिशियल ग्रुप को बना के कि मैंने तो इस बार मना कर दिया, नहीं बनाएंगे। अनऑफिशियल ग्रुप था, ठीक है, जैसे सर्दियों का बैच था वो। एक दिन एक बच्चे का सुबह मैसेज आया 6 बजे, आज सर धुंध बहुत है, आज रहने दे क्लास। और सारे कह रहे हैं सर प्लीज छोड़ दो, सर प्लीज क्लास रहने दो। मैंने भी उस ग्रुप में डाल दिया चलो रहने दो आज की क्लास। अब मैनेजमेंट तक तो बेचारे बात ही नहीं पहुंची। ये बेचारे सुबह 7 बजे आके सारा तामझाम खोल के बैठे हुए हैं। ये मुझे फोन कर रहे हैं सुबह, सर कितने बजे आओगे क्लास के लिए? तो मैंने कहा यार क्लास तो कैंसिल है भाई। कहते क्यों? मैंने कहा यार धुंध बहुत थी। तो कहते सर हमें बता तो देते, हम भी तो धुंध में ही आए हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, मैं भी फोटो दिखाऊंगा आपको। मेरे साथ जब तक मैं ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट नहीं था, मैंने इनको मना किया था मुझे ग्रुप में मत ऐड करना किसी। इन्होंने बच्चों से मेरे से बात करी कि क्लास करनी है, मैंने ना ऐसे कुछ बोला हुआ इनको कि ना कल की क्लास ना रहने दो। फिर मैंने बोला नहीं रहने मत दो, मैं ले लूंगा क्लास। ये बेचारे कंफ्यूज हो गए, इन्होंने लिख दिया कि क्लास। अब मैं उस ठंड का टाइम, मैं सुबह 7 बजे यहाँ आया, सब कुछ बंद। मैंने वैभव सर को वीडियो कॉल करके यूं किया, मैंने कहा ठंड है भाई ठंड है, मेरे को तो कम से कम बता रहे थे। कहते आपको बोला तो है कि ग्रुप में आ जाओ। मैं कहा यार कमाल है, बच्चे भी इतने मजेदार हैं कि मुझे तो कम से कम इन्फॉर्म कर दो। मैंने अगले दिन डांटा, मैंने कहा मुझे नहीं बता सकते थे। कहते हमें क्या पता कि आपको नहीं पता। मैंने कहा यार ये ग्रुप का बड़ा खतरनाक काम है यार। हाँ जी, मेरा सवाल, चलो इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लास, एक बार जरा बोर्ड पे देखना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ की टीम मेंबर्स, क्या हमें अपनी प्लानिंग के दौरान ऑडिट टीम के कुछ लोगों को भी लेना है? यानी क्या आर्टिकल्स को भी साथ बिठाना प्लानिंग करते समय? आवाज नहीं आई। आर्टिकल को साइड बिठाने का मतलब क्या? क्या आर्टिकल अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? क्या वो भी अपना इनसाइट मतलब अपने व्यू पॉइंट शेयर करेंगे? अच्छा मेरा डाउट, क्या हम अपनी प्लानिंग क्लाइंट से शेयर करेंगे? क्या कुछ पार्ट शेयर कर सकते हैं? वो देखो अपने मतलब के लिए करना। मेरी बात सुनो, अपने, अगर तुम्हें उनकी कहीं हेल्प चाहिए तो वो वाला पोर्शन उनसे शेयर कर देना, सारी प्लानिंग शेयर नहीं करनी। अब आज की क्लास की शुरुआत करेंगे, यहां से आज शुरू होगा पार्ट। देखो बेटा, प्लानिंग प्रोसेस के 2 एलिमेंट्स हैं, पहले जरा समझना। पहले एलिमेंट का नाम क्या है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। दूसरे का नाम क्या है? इसमें 3 एक्टिविटीज आएंगी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, A, B, C। इसमें 2 आएंगी प्लानिंग में, A और B। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का मतलब ऑडिट शुरू करने से पहले की एक्टिविटीज। प्रिलिमिनरी मतलब पहले, एंगेजमेंट मतलब ऑडिट लेने से पहले की एक्टिविटीज। पहले वो परफॉर्म करेंगे वो एक्टिविटीज या पहले प्लान करेंगे? ऑडिट लेने से पहले प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। ये एक्टिविटीज कब परफॉर्म होनी चाहिए? परफॉर्म बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट। परफॉर्म बिफोर ऑडिट लेने से पहले ये एक्टिविटी परफॉर्म करना, A, B, C। क्लास क्लियर है? और एक बार ऑडिट ले लोगे उसके बाद अपना ऑडिट क्या करना? कमन फास्ट प्लान करना। क्या बात क्लियर है? पहले हम प्लान नहीं करेंगे, पहले हम प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करेंगे। कितनी एक्टिविटीज बोला मैंने आपको? 3। ये लो जी A। सब बच्चे अलर्ट हो जाओ, पहले मैं ओवरव्यू दूंगा, लैंग्वेज नहीं पढ़ूंगा पहले मैं। प्रिलिमिनरी में पहला काम, ऑडिट शुरू करने से पहले परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। इधर देख के बताओ, ऑडिट लेने से पहले किसी भी क्लाइंट का ये तो पता करो कि ओनर्स कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसी है, पिछले ऑडिटर का क्या एक्सपीरियंस है। कभी भी पहली बार ऑडिट ले रहे हो किसी कंपनी का, यानी पहली बार ऑडिट क्या कर रहे हो बच्चों? एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपको ओनर्स के बारे में पता करना है, मैनेजमेंट के बारे में पता करना है। पिछले साल के ऑडिटर से बात करना मैंडेटरी है कि सर आपने क्यों छोड़ा ऑडिट, ये लोग कैसे थे सर। पिछले साल के ऑडिटर से पूछना है। ओनर्स के बारे में कॉम्पिटिटर से पता लगता है, कॉम्पिटिटर से पूछो। किसी भी तरह बिजनेस मैगजीन्स में इनके ओनर्स के बारे में कहीं लिखा है, वहां से पढ़ो। पहले कंपनी के बारे में पता तो करो, क्या पता कंपनी गलत हो, करप्ट कंपनी हो और तुम उसमें फंस जाओ जाके। पहले पता करो ये लोग कैसे हैं, मुझे ऑडिट लेना चाहिए या नहीं लेना है। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट, अगर कभी भी ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट करने से पहले किसके बारे में पता करना है क्लास? ये देखो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट आप मत पढ़ो नोट्स में अभी। किसकी इंटेग्रिटी चेक करनी है बच्चे? इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। और किसकी बेटा साथ में? की मैनेजमेंट की। क्या बात क्लियर है? क्या ये 2 पॉइंट समझ आ गए? अभी तीसरा पॉइंट सुनो।
अब मान लो मेरे को जो कंपनी मिली वो एक लेटर से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का ऑडिट है। मुझे दिल्ली के अंदर एक कंपनी है BSES इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, मुझे इसका ऑडिट मिला। ठीक है, मेरा ओनर्स कौन है? रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, ओनर्स अंबानी हैं। ठीक है, ओनर्स तो यार ऑनेस्ट और सिंसियर लोग हैं। मैनेजमेंट, कंपनी के डायरेक्टर्स भी ठीक लगे। कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, BSES के जो डायरेक्टर्स हैं, मैंने इनका डिन नंबर लिया। डिन नंबर समझते हैं? और MCA की वेबसाइट पे जाके देखा कि ये और किस किस कंपनी के डायरेक्टर हैं। वहां से मुझे पता लगा कि BSES में मान लो मिस्टर एक अमन है, अमन गुप्ता हैं, वो BSES के अंदर तो डायरेक्टर हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वो वेदांता के भी डायरेक्टर हैं। वेदांता के अलावा लेटर से वो नेस्ले के भी डायरेक्टर हैं। तो मैंने वहां पे उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करी कि वो लोग वहां पे, ये मिस्टर अमन गुप्ता का बिहेवियर सारी कंपनीज में कैसा सा है। यानी मैंने कंपनी के ओनर्स के बारे में और कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पहले पता करना है। लेकिन अब एक तीसरी चीज भी तो है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का ऑडिट आया। अब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है एक हमारे देश में, वो एप्लीकेबल है। और मेरा डाउट, बीइंग एन ऑडिटर, मैं एक ऑडिटर हूँ, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पता ही नहीं है। मेरे 3 पार्टनर्स हैं, मैंने इनसे पूछा यार वो BSES का ऑडिट है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, एक्ट के बारे में नॉलेज है या आपको नॉलेज है या आपको नॉलेज है, या हमारे टीम में जो लोग आर्टिकल्स हैं भाई किसी को नॉलेज है या वो एक्सपर्ट बैठे हैं, आपको आइडिया है कैसे करना है ऑडिट? हम में से किसी को आता ही नहीं है ऑडिट करना। क्या हमारी टीम कॉम्पिटेंट है ऑडिट के लिए? ये वाला क्या लेना चाहिए ज़बरदस्ती या नहीं लेना चाहिए? ये चीज़ पहले देखनी है। तीसरी चीज़ देखो, हमें किसकी कॉम्पिटेंस देखनी है बेटा बताओ? क्या हमारी टीम ऑडिट परफॉर्म कर पाएगी? क्या बच्चों ये वाला वर्ड समझ आए जो मैंने अभी पढ़े? तो मुझे पहले, सबसे पहले ओनर्स की, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी देखनी है और अपनी टीम की क्या देखनी है बेटा? क्या बच्चे बात क्लियर? और एक बात और, क्या मैंने बोला था पिछले ऑडिटर से बात करो? पिछले ऑडिटर से पूछा भाई तुमने पिछले साल ऑडिट किया था, इस साल क्यों नहीं कर रहे? बोले मैंने रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन कर दिया? बोले ये कॉपरेट नहीं करते, इनके स्टोर में गड़बड़ थी, स्टॉक में गड़बड़ थी। मैंने बोला मुझे डेटा दिखाओ, इन्होंने मेरे साथ कॉपरेट, तो मैंने तो मना कर दिया, मैं ऑडिट नहीं ले पाऊंगा। मेरा सवाल, क्या ये बात तुम्हारे मन में भी कुछ डाउट डालेगी? implication of matters that have arisen during the current या previous engagement that need to be considered। क्या बात आई थी मेरे एग्जाम्पल में? उसने बोला स्टॉक में क्या है बेटा? फ्रॉड है, और ये स्टॉक के रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे? नहीं दिखा रहे। हमें लगता है फ्रॉड से, बट ये नहीं दिखा रहे। ये सारी बातें ऑडिट लेने से पहले की बातें हैं या ऑडिट लेने के बाद की बातें हैं? प्रिलिमिनरी चल रहा है, प्रिलिमिनरी चल रहा है। क्या मेरी बात समझ आया? इन बातों को किस हेडिंग के अंदर डालेंगे बेटा? कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट। सर ये बातें जब ऑडिट पहली बार लेंगे तब करनी है? हाँ बेटा। सर एग्जांपल, सपोज लास्ट ऑडिट मैंने ही किया, इन्होंने मुझे फिर से रीअपॉइंट कर दिया। अगर इन्होंने आपको फिर से क्या कर दिया? रीअपॉइंट, तो क्या ये पॉइंट दोबारा चेक करने पड़ेंगे? सारे पॉइंट दोबारा चेक नहीं करने पड़ेंगे। बस देखो, अगर मान लो पिछला ऑडिट भी मैंने किया, ये वाला ऑडिट मुझे फिर से मिल गया, तो मैं इशारा करता हूं, देखना कौन सी बात सिर्फ चेक करनी होगी? सिर्फ ये वाली बात, बाकी कुछ नहीं। अगर लास्ट ऑडिट भी मैंने किया था तो मुझे ओनर्स के बारे में तो पता ही होगा, मैनेजमेंट के बारे में तो पता ही होगा। बस मुझे क्या देखना होगा कि लास्ट ईयर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। वो प्रॉब्लम्स जो मुझे पिछला समझ आ रहा है, लास्ट ऑडिट में जो मुझे प्रॉब्लम्स आई थी वो पहले मैं इनसे शेयर करूंगा कि मैनेजमेंट आप मुझे दोबारा ऑडिट दे रहे हो। आपको याद है ना पिछली बार आपने मुझे स्टॉक ऑडिट पे जाने नहीं दिया था, आपने मेरे को स्टॉक ऑडिट करने से मना किया था। अगर आपने इस बार भी मना करना है तो आई एम सॉरी, मैं आपका ऑडिट नहीं ले रहा। यानी अगर आपको दोबारा ऑडिट मिला है तो सिर्फ ये इंप्लीकेशन वाला पॉइंट चेक करने की जरूरत है, और 2 पॉइंट चेक करने की कोई जरूरत। मैं नहीं बोलूंगा ओनर की इंटीग्रिटी देखना, मैं नहीं बोलूंगा मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी देखना, मैं ना बोलूंगा कि कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम देखना, क्योंकि ये सब कुछ तो तुमने पिछली बार देख ही लिया था। क्या बात क्लियर है? तो ऑडिट लेने से पहले हमें ये सब कुछ चेक करना है। बोलो बच्चे, ए पॉइंट क्लियर है? अभी मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से समझाया, मैंने भी नहीं पूरा करना। क्या क्लियर? बी पॉइंट क्या था? कोई बच्चा सुनेगा? प्रिलिमिनरी में मैंने 3 पॉइंट बोले, ए बी सी। पहला पॉइंट मैंने ए समझा दिया, अब मेरा बी पॉइंट। हमें देखना है कि क्या हम इंडिपेंडेंटली ऑडिट कर पाएंगे इस क्लाइंट का। अब एक बात का जवाब, तो मेरे तो घर में बिजली का मीटर BSES कंपनी का लगा है, मेरे घर में जो बिजली आ रही है वो BSES कंपनी की आ रही है, और मैं उसी कंपनी का क्या बन गया? ऑडिटर। सब बच्चे बताओ, कमन फास्ट। मैं कस्टमर हूं, मेरे घर में बिजली का मीटर इसी कंपनी का लगा हुआ है। आवाज नहीं आई?
लॉ के हिसाब से बताओ मैं ऑडिट कर सकता हूं? अलाउड है। बिजनेस रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं जब अपन लोग 143 141 में पढ़ते हैं, वहां अलाउड है। अगर आप एक ऑर्डिनरी कस्टमर हो कंपनी के और आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ऐसा कुछ पढ़ा होगा लॉ में, अलाउड है। बीएसीएस का ऑडिट अलाउड है मुझे। अरे बेटा प्लीज मत बोलो बीच में। बच्चे लॉ में एक पॉइंट है, अगर आप कहो तो मैं बोर्ड पे बेयर खोल सकता हूं, आपके सामने दिखा सकता हूं कि अगर कोई कस्टमर, आप एक कंपनी के रूटीन कस्टमर हो, एक रूटीन कस्टमर हो, कुछ ऐसा खरीद बेच रहे हो, जो कुछ ऐसी चीज खरीद रहे हो, कोई गुड्स या ऐसी सर्विस खरीद रहे हो जो उस कंपनी का रोज का बिजनेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑडिट के लिए क्वालिफाइड हो। एग्जांपल, मैं एयरटेल का फोन यूज करता हूं, मुझे एयरटेल कंपनी का ऑडिट मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं उनका नॉर्मल कस्टमर की तरह मैं उनका फोन यूज कर रहा हूं, इसमें दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो बीएसईएस कंपनी में अगर मेरे घर में बिजली का मीटर इस कंपनी का लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑडिट ले सकता हूं। क्या बात क्लियर? मुझे सोचना है क्या मैं इंडिपेंडेंट हूं? मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, ऑडिट ले लूं। मेरे 3 पार्टनर्स और हैं, मैंने इनसे पूछा भाई तुम्हारा कोई बीएसईएस में चक्कर तो नहीं है? कह रहे नहीं जी मेरा तो नहीं है। तुमसे पूछा तुम्हारा भाई कोई चक्कर? कह रहे नहीं जी। जो 4 पार्टनर है, हम आपस में बात करेंगे। ये बोला सर, मैंने कहा हाँ भाई बोल। सर मेरी मम्मी बीएसईएस में डायरेक्टर है। अब इनके रिलेटिव, मम्मा को रिलेटिव बोलूं, इनके रिलेटिव क्लाइंट के टॉप पोजीशन पे बैठे हैं। क्या मेरी बात समझ आया? इनके ऑडिटर के रिलेटिव क्या है कंपनी के? ऑडिटर के रिलेटिव कंपनी के डायरेक्टर है। क्या हम इंडिपेंडेंटली ऑडिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मेरा डाउट, क्या ऑडिट लेने से पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि हम लोग जितने भी पार्टनर्स हैं, देखो याद रखना लॉ का एक रूल है, एक पार्टनर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑडिट फर्म के सारे पार्टनर इंडिपेंडेंट। किसी पार्टनर का कोई कनेक्शन या कोई रिलेशन क्लाइंट के साथ नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऑडिट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंडिपेंडेंस के बारे में लिखे। बट अब सवाल आया, हाँ जी क्लास, मेरा डाउट आपको देखना है कि क्या हम लोग इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। हो सकता है इंडिपेंडेंस पे कोई खतरा हो, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस हो सकता है। आई रिपीट, इंडिपेंडेंस पे कुछ खतरा हो। हमें पिछले ऑडिटर ने बताया कि जब हम ऑडिट पे गए थे तो क्लाइंट ने हमें रिश्वत का ऑफर किया था। हमें क्या ऑफर करी थी बेटा? पैसे ऑफर हुए थे, रिश्वत ऑफर हुई थी। रिश्वत, पैसा ऑफर हुआ, इसे बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आई रिपीट, आपको फायदा दिया जा रहा है, इस थ्रेट का नाम क्या रखा जाता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये पिछले साल प्रॉब्लम आई थी पिछले ऑडिटर्स को, उन्हें पैसा का लालच दिया गया था ताकि वो ढंग से ऑडिट ना करे। क्या ये थ्रेट पिछले साल हुआ है? मेरा डाउट। और पिछले साल ना ऑडिट फर्म के कुछ ऑडिटर ने पैसे खा भी लिए थे। खा भी लिए थे मतलब क्या कर दी थी बताओ? ब्रीच कर दी थी। अभी या पिछले साल? तो बेटा तुम बताओ, क्या तुम्हारे को भी ये ऑफर होगा? तो तुम्हें पहले से सोच के चलने हैं सेफगार्ड्स, कि मैं ऐसे क्या सेफगार्ड लगाऊं कि मेरे सामने कमन फास्ट, अगर वो पैसा ऑफर भी करें तो मैं सेफ रहूं, मैं उनसे पैसा लेके गलत काम। आपको सेफगार्ड सोचने, ये सेफगार्ड आप पहले अप्लाई करो। आप क्या करोगे? मेरा डाउट, मैंने तो भैया सोच लिया कि मैं ऑडिट पे जाऊंगा, मैं तो पहले क्लियर बोल दूंगा कि मेरे को पैसा ऑफर मत करना। अगर आपने मुझे पैसा ऑफर किया मैं कंप्लेंट कर दूंगा, मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। ये मेरा क्या है मेरे बच्चे? बोलो सेफगार्ड। तो जरा पता करो कि मैंने 3 अंडरलाइन करे वर्ड्स, एक बार दोबारा देखना। क्या इंडिपेंडेंस पे कोई कमन फास्ट? ये कौन सा थ्रेट सिखाया मैंने आपको बताओ? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। एक और सिखाता हूं। मान लो इसकी मम्मा डायरेक्टर नहीं है कंपनी की, इसकी मम्मा डायरेक्टर से छोटे, मान लो कंपनी सेक्रेटरी है। कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं लेते क्योंकि वो भी केएमपी होता है। हाँ, मान लो इसकी मम्मा कंपनी में एक सीनियर ऑफिसर है बट डायरेक्टर की कुर्सी पे नहीं बैठी। अब लॉ में ना सीनियर ऑफिसर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑडिट ले सकते हैं। अगर इसकी मम्मी डायरेक्टर होती या केएमपी होती तो हमें ऑडिट लेना अलाउड ना होता, बट ना इसकी मम्मा ना तो डायरेक्टर है ना तो केएमपी है, तो क्या हम ऑडिट ले सकते हैं? अब ले लेंगे। हम ऑडिट पे गए, इसकी मम्मा वहां पे अकाउंट्स हेड थी। अब इसने अपनी मम्मा को हमने इसी को भेजा, जा यार तू जा ऑडिट करके आ। कहता है मैं तो जाऊंगा नहीं मम्मी के सामने, तुम चले जाओ। अब ये दोनों चले गए। इन्होंने बोला मैम बोला मैम वो बुक्स दे दीजिए, आपकी बुक्स कंप्लीट नहीं है। तो उसकी मम्मा ने बोला कि बेटा तुम भी मेरे बच्चों की तरह हो, मैंने कोई गलती करी तुम रिपोर्ट करोगे क्या? अब ये बेचारे, आई रिपीट, ये कह रहे आंटी जी, कह रही बेटा मैं घर से राजमा चावल बना के लाई हूँ, पहले खाते हैं। अब मेरा डाउट समझना, यहां आ गया फेमिलियरिटी थ्रेट। कौन सा थ्रेट बेटा? फेमिलियरिटी थ्रेट। पढ़े हैं ये वर्ड्स कहीं पे? मेरा डाउट,
फेमिलियरिटी, जान पहचान का थ्रेट। अब आंटी जी और ये राजमा चावल एक साथ खाएंगे बैठ के, तो तुम मुझे बताओ ऑडिट कहां से होगा ढंग से? क्या मेरी बात क्लियर? क्या ये भी एक थ्रेट है? और अगर ये बैठ गए, इन्होंने मम्मी की बातें मान ली, मम्मी ने इनको जहां जहां बोला, इसकी मम्मा ने बेटा ये फ्रॉड है टिक लगा दो, ये फ्रॉड है टिक लगा दो, इन्होंने फ्रॉड्स पर टिक, यानी क्या कर दी बेटा बताओ? ब्रीच। मेरा डाउट, अब आप बताओ मैं क्या सेफगार्ड का सोल्यूशन बताओ, अप्लाई करें सेफगार्ड? मेरे को बताया ना, मैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने मैनेजमेंट से बात करी, मैंने कहा मैनेजमेंट इनकी मम्मा को साइड कर दो प्लीज, हम ऑडिट पे आएंगे, किसी और पर्सन को बोलना हमसे डील करें, इनकी मम्मा ना आए, क्योंकि इनकी मम्मा आती है फिर ये लोग हाँ जी, आई होप आपको बात समझ आ गई। तो आपको सेफगार्ड्स पहले सोच के चलने हैं कि अगर कोई थ्रेट आया, कोई ब्रीच हुआ, तो मुझे कैसे उस ब्रीच को सेव करना। मेरा डाउट, बच्चे ब्रीच होने देना है या ब्रीच होने नहीं देना चाहिए? आपको पहले से सेफगार्ड सोच के चलने कि ब्रीच हो ना सके। अब इन्होंने ये इंडिपेंडेंस की बात, ये आपका बी पॉइंट है। अगर बी पॉइंट इंडिपेंडेंट है, हम सारे लोग, हमारे सामने कोई थ्रेट आएगा नहीं, अगर आ भी गया हम सेफगार्ड लगा लेंगे, तो वेरी गुड, थ्रेट भी सही है। अब सी पॉइंट सुनो, ऑडिट लेने से पहले कुछ टर्म्स तो सेट कर लो क्लाइंट के साथ बैठ के। मैंने थर्ड पॉइंट क्या बोला बेटा बताना? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। टर्म्स का एग्जांपल, ऑडिटर बैठ जाए मैनेजमेंट के साथ, उनके साथ क्लियर कर ले कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मेरा ना एक सवाल, ऑडिट कब तक कंप्लीट होगा, ये भी बात उनके साथ क्लियर कर ले। ऑडिट में ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये बात भी उनसे क्लियर कर लो। आपको क्या हेड ऑफिस के साथ ब्रांचेस का भी ऑडिट करना है, ये बात भी क्लियर कर लो। क्या होल्डिंग के साथ सब्सिडरीज और एसोसिएट्स का भी ऑडिट करना है, ये बातें, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करो पहले। तुम उनकी भी सुनो, अपनी भी सुनाओ उनको। अगर टर्म सही लगेंगी तुम्हारे को उनकी, और उनको तुम्हारी सही लगेगी, तो ऑडिट एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है अब मैं ऑडिट लेने को तैयार हूं। ऑडिट लेने से पहले उनके साथ बैठ के टर्म सारी, क्या मैं बोल सकता हूं, टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल कर लेना, और इसे कहां लिख लेना, एक पेपर होता है उसको बोलते हैं बेटा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर पे लिख लेना सारे टर्म्स एंड कंडीशन। मेरा डाउट, जब तक टर्म सेट नहीं होंगी तब तक ऑडिट एक्सेप्ट नहीं होगा। ऑडिट एक्सेप्ट ही कब होता है? जब टर्म सारी फाइनल हो जाए। और टर्म सेट सी नंबर पे करनी है, पहले बी नंबर पे क्या देखना है, हम इंडिपेंडेंट है, और ए पॉइंट में क्या देखना है, क्या इनके ओनर्स सही है, इनकी मैनेजमेंट सही है, और क्या हमारी टीम इनका ऑडिट कर सकती है। मेरा तो मेरा सवाल, अगर मैं आपको बोलूं हमने ये कंप्लीट कर लिया, समझने में कौन सा बेटा टॉपिक, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, इसमें कितने पॉइंट कवर हुए हैं दोस्तों? ए बी सी। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप में क्या सिखाया? ओनर्स और मैनेजमेंट की बात सिखाई, और साथ में यह भी बताया कि हमारी टीम ऑडिट करने के लिए। बी पॉइंट में सिर्फ बात किसकी चली? इंडिपेंडेंस को लेके क्या थ्रेट हो सकते हैं, कमन फास्ट, क्या ब्रीच हो पाएगा, और उसके लिए आपको, और सी पॉइंट टर्म सेट करनी है। जब तक ये तीनों प्रेजेंट ना हो ऑडिट एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना। क्या बात क्लियर है? ऑडिट एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना। अब अगर ऑडिट एक्सेप्ट हो गया, यानी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज ओके, अब अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों बताओगे? अब हम चीजें क्या करेंगे बेटा? प्लानिंग अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, क्लियर है? पहले मैंने ये 3 पॉइंट समझाए, क्या इसी को रीड मारेंगे फटाफट? आ जाओ, देखते हैं कि कुछ लैंग्वेज समझ आती है। ओके, सब बच्चे प्लीज थोड़ा ध्यान से रीड करेंगे। द ऑडिटर कंसिडर्स वेदर रिलेशनशिप विद क्लाइंट शुड बी continued and whether ethical requirement including continue to be complied with। बेटा बार बार कंटिन्यू वर्ड आ रहा है, यानी लैंग्वेज पढ़ के ऐसा लग रहा है हम ऑडिट पहली बार ले रहे हैं, ये लास्ट भी हमने लिया था, हमें दोबारा मिल रहा है, हमें दोबारा सेम ऑडिट मिल रहा है। ऐसे ऑडिट को बोलते हैं रिकरिंग ऑडिट। क्या बोलते हैं बच्चे? व्हाट इज रिकरिंग? दोबारा ऑडिट हमें ही मिल गया। अगर दोबारा ऑडिट हमें मिल गया तो हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग ऑडिट। और अगर हमें पहली बार ऑडिट मिला हम बोलते हैं इनिशियल ऑडिट। What word we use? Initial audit। तो 2 वर्ड्स आपके सामने हैं। रेड कलर से जो लाइंस मैंने अंडरलाइन करी हैं, इनको पढ़ के क्या लग रहा है? ऑडिट रिकरिंग है या इनिशियल है?
रिकरिंग ऑडिट है। क्या बात क्लियर है? पढ़िएगा। इट इंक्लूड्स परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग, दूसरा पॉइंट कंप्लायंस विद, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एंड एस्टैब्लिशिंग द टर्म्स ऑफ। चलो जी शुरू करते हैं। पहला परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस ऑफ, पढ़िएगा, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट। पढ़िए इसका मतलब, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट हैव बीन, और जो कंक्लूजन्स रीच हुई हैं क्या वो कंक्लूजन्स अप्रोप्रिएट है? यहां पे बस एक सवाल है मेरे मन में, मैंने इसका जवाब देना कोई, जो मैंने ब्लैक कलर से अंडरलाइन किया। हाँ जी, मेरा डाउट, कौन से प्रोसीजर का पॉइंट चल रहा है बताओ? प्रोसीजर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड ऑफ क्लाइंट। कौन सा प्रोसीजर फॉलो हुआ है? ये प्रोसीजर ये है, ये सी पॉइंट में। इस प्रोसीजर में हमें मैनेजमेंट की, ओनर्स की क्या देखनी होती है? इंटीग्रिटी, और अपनी क्या देखनी होती है? कंपनी। इसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंप्लायंस का प्रोसीजर। क्या बात क्लियर? और उसके बाद एक वर्ड है कंक्लूजन्स रीच। कंक्लूजन क्या निकाली होगी कि क्या ये हमें ऑडिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? द फर्म शुड ऑब्टेन। अब फर्म वर्ड किसके लिए आ रहा है, कोई बताएगा? फर्म, ऑडिट फर्म के लिए। शुड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन कंसिडर्ड बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद आ। अब न्यू क्लाइंट का मतलब ये कौन सा ऑडिट है? क्या मेरा डाउट, ये 3 पॉइंट्स जो हैं, ओनर्स की इंटीग्रिटी देखना, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी देखना, ये तो करना ही पड़ेगा ना जब नया क्लाइंट भी मिलेगा। व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू एंड व्हेन कंसिडरिंग वेदर टू एक्सेप्ट आ। क्या दोनों पॉइंट्स आ गए? नया एंगेजमेंट लेना, इनिशियल ऑडिट हो चाहे रिकरिंग ऑडिट हो, दोनों में आपको ये काम तो करना पड़ेगा। क्या काम है बेटा जरा देखना। सी पॉइंट क्या मैंने पूरा पढ़ दिया था, फिर से पढ़ो। सी पॉइंट, मैटर सच एज ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स एंड competence of to perform the an implication of matter that have during current and break मारना current and previous, इस साल और इससे पिछले सालों में जो प्रॉब्लम्स आई थी, अगर वो प्रॉब्लम्स अभी आगे फ्यूचर में भी आनी है तो ऑडिट लेना चाहिए या मना कर देना चाहिए? सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग करंट, करंट मतलब जो साल चल रहा है या जो इससे पिछले साल थे। क्या बात क्लियर? डी पॉइंट पढ़ो बेटा, बड़ा प्यारा पॉइंट है डी पॉइंट। बच्चे प्रीडिसेसर मतलब प्रीवियस ईयर ऑडिटर। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है बच्चे? प्रीवियस ईयर ऑडिटर। बच्चों क्या कह रही है लैंग्वेज, कोई बताएगा? पिछले ऑडिटर से बात करना ऑप्शन है या मैंडेटरी है? शुड वर्ड है, शुड। शुड का मतलब मैंडेटरी। रिकरिंग ऑडिट में पिछले ऑडिटर से बात करेंगे या इनिशियल में या दोनों में? तो रिकरिंग में क्यों नहीं बात करेंगे? अब रिकरिंग में तो तुमने ही ऑडिट किया था पिछला वाला, तो इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे सूट कर रहा है दोस्तों बताओ? इनिशियल एंगेजमेंट में किससे बात करना जरूरी है? जब भी ऑडिटर चेंज हुए हैं, पहले वो थे अब हम आगे उनसे बात तो करेंगे। करना ऑप्शन है या मैंडेटरी है? मैंडेटरी। और मजे की बात, जिस फीस पे उन्होंने ऑडिट छोड़ा होगा, हमारी फीस उससे कम नहीं हो सकती, इंस्टीट्यूट ने मना की है। मान लो वो ऑडिटर 1 CR ले रहे थे, तो हमारी फीस 1 CR से ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। लॉजिक ये था कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को पैसों के आधार पे कॉम्पीट ना करें। मान लो मैं क्लाइंट को बोलूं कि पिछले ऑडिटर को आप 1 करोड़ दे रहे हो, मुझसे करवा लो, मैं 80 लाख में कर दूंगा, ये अलाउड? पिछले ऑडिटर की जो फीस होगी आप उससे, आपकी फीस ज़्यादा होगी, उससे कम, उसके बराबर हो सकती है बट उससे कम नहीं हो सकती। क्या बात क्लियर है? मेरा नेक्स्ट सवाल, लो जी आपको ये पॉइंट्स क्लियर है? लैंग्वेज समझ आई बच्चों? थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? क्या मैं मान के चलूं 70 to 80% लैंग्वेज क्लियर है? 100 अभी नहीं मैं बोलता, 70 to 80 तो क्लियर है लैंग्वेज। पढ़िएगा। अब क्या आया बेटा? कंप्लायंस विद ethical requirements including auditor should continuously evaluate. What is continuously evaluate? लगातार इवैल्यूएट करते रहो। क्या कंप्लायंस है एथिकल का? एथिकल मतलब क्या हम सब लोग इंडिपेंडेंट?
यानी इंडिपेंडेंस बस एक बार देखना है या लगातार देखना है? क्योंकि इंसान का मन बदलते देर नहीं लगती। हो सकते हैं ये चारों पार्टनर मेरे स्टार्टिंग में तो क्या हो, इंडिपेंडेंट, लेकिन थ्रू आउट दी ऑडिट जैसे जैसे ऑडिट बढ़ रहा है ये बिकते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। तो मुझे इंडिपेंडेंस शुरुआत में नहीं देखनी, बल्कि शुरुआत में तो देखनी है, शुरुआत के साथ साथ थ्रू आउट देखनी है। क्या बात क्लियर है? इंडिपेंडेंस क्या होती है, ये 2 लाइनें आपने पढ़ी हुई हैं, पढ़ लो एक बार। याद है कुछ ऐसा पढ़ा था? आपकी जजमेंट किसी दूसरे की विशेष के सामने सबऑर्डिनेट ना हो। क्या सेम लैंग्वेज है? अब ये पढ़िए, थ्रू आउट दी ऑडिट एंगेजमेंट, पूरे ऑडिट में। हाँ जी, एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है बच्चों? जो ऑडिट करने जा रहे हैं। मान लो हमारे फर्म में से इस पार्टनर को भेजा ऑडिट करने, तो इस पार्टनर को क्या बोलेंगे? एंगेजमेंट पार्टनर, जो ऑडिट करने जा रहे हैं। थ्रू आउट दी ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर शेल रिमेन थ्रू एंगेजमेंट पार्टनर ऑब्जर्वेशन करना। और व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? देखना। आगे क्या बोला? साथ में इंक्वायरी करना। व्हाट इज इंक्वायरी? सवाल करना, क्वेश्चनिंग करना। एज नेसेसरी, इंक्वायरी क्या करना है? जो आपको सही लगे। फॉर ऑफ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स बाय मेंबर्स ऑफ दी। कोई बच्चा बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम? एंगेजमेंट टीम में कौन कौन आता है? कल की क्लास में बताया था, फिर से बताइए। पार्टनर आएगा जो ऑडिट पे जा रहे हैं, साथ में आर्टिकल्स आएंगे और साथ में एक्सपर्ट्स आए। क्या बात क्लियर है? मुझे पूरी ऑडिट में, मैं पार्टनर हूं जो ऑडिट करवा रहा हूं, मैं, मेरे साथ आप सारे आर्टिकल जा रहे हैं, मुझे पूरे ऑडिट में देखना है कि क्या हम जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे मैं हूं, चाहे हमारा, क्या हम सब लोग इंडिपेंडेंट हैं या हम में से किसी ने नॉन कंप्लायंस तो नहीं किया? व्हाट इज नॉन कंप्लायंस? क्या इंडिपेंडेंस को तोड़ा तो नहीं है? ये कैसे पता करूंगा कि हम में से किसी ने तोड़ा तो नहीं है? इसके लिए आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करो, इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी मैं तो ऑब्जर्व करता हूं। एक दिन मैं, मेरे सारे आर्टिकल क्लाइंट के यहां ऑडिट करने जाते हैं, मैं तो कभी कभी आता हूं। एक दिन मैंने क्या देखा, मैं सुबह 9 बजे पहुंच गया क्लाइंट के यहां पे, अभी कोई आर्टिकल आया नहीं था। मैंने 6 आर्टिकल लगा रखे थे, 5 तो बस में धक्के खाते खाते आए, मेट्रो में धक्के खाते आए। जो मेरा 6th आर्टिकल था, जिसको प्रॉपर्टी, जिसको मैंने फिक्स्ड एसेट चेक करने को बोला था, उसे क्लाइंट की गाड़ी लेके आ रही है। मेरा डाउट, ऑब्जर्वेशन हुई है सिर्फ। क्या हुई है? कुछ इंक्वायरी करें आर्टिकल से। आर्टिकल से करने का क्या मदद? ड्राइवर से करती है ना। इसको आप क्यों लेके आए? कहते सर ने बोल रखा है इनको लेके घर पिक एंड ड्रॉप देना है। सबको पिक एंड ड्रॉप देते हो? नहीं, सिर्फ इनको देना है। कुछ एविडेंस मिला कि ये बंदे ने शायद इंडिपेंडेंस को ब्रीच किया, ये सबऑर्डिनेट, इस उनके सबऑर्डिनेट हो गया ये। क्या मेरी बात समझ आया? तो मेरा डाउट, आपको अलर्ट रहना। हमारा एक्सपर्ट बिक गया, एक्सपर्ट हमारा है, काम उनके लिए कर रहे। अरे भैया, मैंने एक्सपर्ट को बोला, एक्सपर्ट मुझे ये बिल्डिंग की वैल्यू निकाल के बताओ। मैनेजमेंट कहती है 500 करोड़ है, तुम निकाल के बताओ कितनी है। अब मुझे पूरी उम्मीद है एक्सपर्ट बता देगा कि ओवरस्टेटेड है या अंडरस्टेटेड है। एक्सपर्ट कहता है सर मैं 10 दिन में आपको रिपोर्ट दूंगा। मैनेजमेंट ने उसको खरीद लिया कि वैल्यू ओवरस्टेटेड है, तूने भी अपनी रिपोर्ट में बोलना है कि ये ओवरस्टेटेड है। और एक्सपर्ट मुझे कह रहा है नहीं सर बिल्कुल ठीक वैल्यू है, वैल्यू में कोई गलती नहीं। यार ये तो फिर ऑडिट करने का क्वालिटी खराब हो जाएगी ना ऑडिट की पूरी की पूरी। मेरा सवाल, मुझे इंक्वायरी करनी है, ऑब्जर्व करना है कि क्या मेरी टीम के सब लोग, अच्छा मेरे को पता लग गया कि ये आर्टिकल बिक चुका है, तो क्या करना चाहिए? सोच के बताओ। क्या टीम में से इसको बाहर कर देना चाहिए या फर्म से बाहर कर देना चाहिए? मुझे तो टीम से बाहर करना है इसको। वो तो पूरे फर्म डिसाइड करेगा, फर्म की क्या पॉलिसी है, ऐसे आर्टिकल को फर्म में रखना है या वो तो फर्म डिसाइड करे। फिलहाल मैं टीम से तो इसको बाहर कर दूं। क्या हुआ? अपनी बातें कर रही है अपनी बातें चल रही हैं। ओके चलो। इफ, अच्छा ये बोला जो मैंने कहानी सुनाई वो ये रही। इफ मैटर कम टू एंगेजमेंट पार्टनर्स अटेंशन दैट इंडिकेट दैट मेंबर्स ऑफ द टीम हैव एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ओ भाई साहब पता लग गया कि कुछ लोग खराब हो गए हैं, कुछ लोग बिक गए हैं। एंगेजमेंट पार्टनर इन कंसल्टेशन विद अदर्स इन द फर्म, मैं अपने आप डिसीजन नहीं लूंगा, मैं बाकी पार्टनर से बात करूंगा जो मेरे फर्म में है कि क्या करना चाहिए, और हम सारे मिलके क्या लेंगे दोस्तों?
बेस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन, ऐसे लोगों को टीम से बाहर कर दो। क्या बात क्लियर है मेरा? अब तुम ये मत बोलना कि सर एंगेजमेंट पार्टनर ही अगर इंडिपेंडेंट ना रहे, रिपीट, एंगेजमेंट, तो उसको कौन बताएगा कि उसकी कंप्लेंट कौन करेगा? मतलब मैं ही इंडिपेंडेंट नहीं हूं बेटा, फर्म के पास, आपको आगे पढ़ाऊंगा, फर्म मॉनिटर करता रहता है, फर्म रिव्यू करता है। रिव्यू पता है? रिव्यू मतलब मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश कर दी, आपको पता है ऑडिट किसके नाम पे मिला होगा? मेरे नाम पे या फर्म के नाम पे? तो साइन स्टैम्प फर्म की लगेगी, साइन मैं करूंगा एज अ पार्टनर। फर्म हो सकता है, फर्म बड़ी बड़ी कंपनीज, लिस्टेड कंपनी जैसे रिलायंस और टाटा है, ऐसी कंपनीज में फर्म की एक पॉलिसी होती है, ऑडिटर ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट से पहले, रिपोर्ट बनाने से पहले, ऑडिट जब कंप्लीट हो जाए, ऑडिटर साइड हो जाए, फर्म अपने किसी और पार्टनर को बोलेगा एक बार दोबारा जाओ, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करके आओ, रिव्यू करके आओ, देख के आओ कि रिव्यूअर आपकी क्या रिपोर्ट है। रिव्यूअर अपनी रिपोर्ट लाता है, फिर ऑडिटर को बोलते तुम अपनी रिपोर्ट बनाओ, दोनों की रिपोर्ट फिर फर्म बैठ के पढ़ता है कि रिपोर्ट मैच हो रही है या नहीं हो रही। इससे एंगेजमेंट पार्टनर की औकात सामने आ जाती है कि कहीं वो तो बिक नहीं गया था। क्या बात क्लियर? तो मेरा सवाल, एंगेजमेंट पार्टनर शैल फॉर्म अ कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विद दैट अप्लाई टू ऑडिटर, इन डूइंग सो एंगेजमेंट पार्टनर शैल, अब इंडिपेंडेंस के लिए 3 काम करना, ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी to identify and evaluate and relationship that creates a, ऐसी सिचुएशंस देखो जो खतरा डालती हैं बेटा। रिलेशनशिप का एग्जांपल याद है? फेमिलियरिटी थ्रेट, आवाज नहीं आई? ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है मुझे समझ नहीं आ रही। ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, किससे लेना इंफॉर्मेशन? फर्म से। फर्म से पता करो, फर्म किस फर्म से यार? हमारा फर्म होगा, मुझे अपने फर्म से पूछना है कि फर्म यार ऑडिट ले रही है, हमें पहले किसके बारे में पता करना है, क्या हमारे सामने कोई थ्रेट तो नहीं आ सकता? फर्म से मैं पूछूंगा, फर्म में हम सब लोग हैं और भी पार्टनर से, क्या कोई थ्रेट तो नहीं आ सकता इंडिपेंडेंस को लेके? इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस इफ एनी ऑफ दी फर्म्स इंडिपेंडेंस पॉलिसीज एंड टू डिटरमाइन वेदर दे क्रिएट अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस फॉर दी। अच्छा ये पॉइंट क्या है? मान लो हमारा फर्म है, ये टेलीकॉम कंपनी का ऑडिट पहली बार, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का ऑडिट पहली बार मिला, बट मैं अपने फर्म से एक बात पूछूंगा, भाई इसका तो पहली बार ऑडिट मिला है, इससे पहले और जितने भी ऑडिट मिले उसमें जो ब्रीचेस हुई थी जरा बताओगे? ब्रीचेस, व्हाट इज ब्रीचेस? इंडिपेंडेंस का कहाँ कहाँ ब्रीच हुआ था? इन्होंने बोला, हमारे एक पार्टनर है, इन्होंने बोला यार वो 3 साल पहले वो एक अपना ICICI बैंक का ऑडिट मिला था, उसमें यार एक पार्टनर हमारा रिश्वत लेता पकड़ा गया था। एक पार्टनर बोला आपको याद है एक आर्टिकल करप्ट हो गया था, पैसे लेके भाग गया था। ये क्या है? कमन फास्ट, दीज आर ब्रीचेस। क्या पिछले ऑडिट्स में, पिछले काम में, जरूरी नहीं ऑडिट में ब्रीचेस हुई, रिव्यू में ब्रीचेस हो सकती है, अदर अश्योरेंस देते समय कोई ब्रीच हो सकती है। एक फर्म को क्या करना चाहिए जब ब्रीचेस होंगी? क्या ब्रीचेस के बेसिस पे अच्छे एक्शन लेने, अच्छी पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि दोबारा वो ब्रीचेस रिपीट? अब ये पॉइंट पढ़ना मेरी एग्जांपल को सुन के, इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन ऑन इफ एनी ऑफ द इंडिपेंडेंट पॉलिसीज टू डिटरमाइन वेदर दे क्रिएट अ, जो ब्रीचेस पिछली बार हुई थी क्या वो अब भी आगे भी हो सकती है? मैनेजमेंट बोली नहीं सर अब कोई थ्रेट नहीं है। क्यों नहीं है थ्रेट? मैनेजमेंट बोली सर जिन लोगों ने गलत काम किया था हमने इमीडिएटली उनको निकाल दिया। मेरा सवाल, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट, बेटा एग्जांपल दिया था मैंने, थ्रेट था कि इसकी मम्मा वहां पे जॉब कर रही है, मम्मा का फेवर लेगा। इस थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए हमने इसकी मम्मा को वहां से हटवा दिया था कि हम जब आएंगे तो इसकी मम्मा वहां पे। थ्रेट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, एलिमिनेट नहीं हो रहे तो उसको रिड्यूस करो बाय अप्लाइंग सेफगार्ड। सेफगार्ड मतलब कुछ ऐसा करो कि थ्रेट्स या तो कम हो जाए या तो खत्म। एग्जाम्पल, हमारा एक आर्टिकल बहुत गरीब है, उसे क्लाइंट अगर 10,000 की रिश्वत भी देगा ना वो बिक जाएगा 2 मिनट में। अब ये कौन सा थ्रेट है? कमन फास्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, अपने फायदे के चक्कर में वो बिक जाएगा। मेरा डाउट, ये थ्रेट पता है सब बच्चे, बताओ इसको कैसे रिमूव करें? हाँ भाई पीछे वाले भाई, एक आर्टिकल बिक जाता है 10,000 का भी लालच दिया जाए उसको तो तू क्या करेगा? हाँ जी, हाँ जी, आंसर बिक जाता है बेटा। क्लाइंट उसको 10,000 भी दिखाएगा ना, लाल लाल नोट दिखाएगा, वो बिक जाता है 10 का। अब तो लाल वाले नहीं रह गए, अब तो
वो जो भी कलर के होते हैं, मैं देखता नहीं नोट, जब से लाल बंद हुए मैंने देखने बंद कर दिए। हाँ जी, उसको नोट दिखते हैं ना, आर्टिकल बेचारा पागल सा हो जाता है। वो कहते जो मर्जी करा लो, बस पैसे दे दो, क्योंकि उसको 3500 रुपये स्टाइपेंड देते हैं हम, उसका 3500 रुपये में कुछ बनता नहीं है। तो वो तो थोड़ा सा भी लालच मिले ना, तो आप समझते हैं मैनेजमेंट हमेशा ऐसे बंदे ढूंढती है जिसको थोड़ा लालच दिया जाए और वो बिक जाए। और वही आर्टिकल, हमारा एक आर्टिकल बिल्कुल ऐसा है, वो ढूंढ रहा होता है कि कोई मुझे लालच दे और मैं गलत काम करूं। अब ये थ्रेट है, इसको एलिमिनेट करो या रिड्यूस करो। एलिमिनेट मतलब इस थ्रेट को खत्म करो। ऐसे आर्टिकल को निकाल दे, ऐसे आर्टिकल को हटा दें। अब आप में से कोई कहेगा टीम में से निकाल दो, तो जितने ऑडिट मिलेंगे हर टीम से निकाल देंगे तो वो ऑफिस में बैठ के झाड़ू पोछा करेगा क्या? मेरा डाउट, ऐसे आर्टिकल को निकालना सही नहीं होगा। कमन फास्ट, क्या उसका स्टाइपेंड बढ़ा दें? क्या उसका स्टाइपेंड बढ़ा दें ताकि वो, उसको सैलरी इतनी मिल जाए कि वो रिश्वत वगैरह ना ले? हाँ हाँ, सबके बढ़ाने पड़ेंगे। तो फिर इलाज क्या करें भैया बताओ? मेरा सवाल है, हमें अबे थ्रेट खत्म नहीं हो सकता, बट वो रिड्यूस तो हो सकता है। अब जब हम इसको 10,000 या मान लो 10,000 दे रहे हैं, लिविंग इंडेक्स के हिसाब से जो लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग है 10,000 मान लो दे रहे हैं, तो मुझे ये पता है अब इसको 10-15,000 अगर स्टाइपेंड मिल रहा है तो ये 10-15,000 के लिए तो नहीं बिकेगा, थोड़ा ज्यादा ऑफर दिया जाएगा तो शायद ये बिक, यानी थ्रेट का जो चांस है बिकने के चांसेस वो बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं? थोड़े से रिड्यूस हो गए। हाँ जी, मेरा सवाल, तुम्हारे से भी मैं क्या एग्जांपल मांग रहा हूं, तुम तो और ही उल्टे दोगे एग्जांपल। हाँ ओके, एक अप्रोप्रिएट एक्शन, इफ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम ऑडिट। सत्यानाश, ये क्या हुआ कोई बताएगा? अगर लग रहा है कि थ्रेट खत्म नहीं हो सकते या थ्रेट कम, तो आई रिपीट, ऑडिट छोड़ दो, ऑडिट विड्रॉ कर लो, मना कर दो मैं ऑडिट नहीं करूंगा। क्या बात क्लियर? क्या ये पॉइंट ऑडिट लेने से मना कर दो मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी। क्या बात क्लियर? वेयर विड्रॉल इज परमिटेड बाय लॉ, अगर विड्रॉल अलाउड है तो। मान कई बार ऐसा होता है, आरबीआई ने ऑडिट के लिए बोला, आरबीआई ने बोला जो मर्जी ऑडिट करना पड़ेगा, छोड़ना मत। सीएजी के एग्जांपल में गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट था, सीएजी ने बोला जो मर्जी ऑडिट छोड़ना मत। अगर कभी किसी लॉ ने कंपल्शन क्रिएट कर दी कि ऑडिट छोड़ना, तो फिर तो नहीं छोड़ पाएंगे। नहीं तो अगर आपको लग रहा है थ्रेट खत्म नहीं हो रहे तो आप ऑडिट छोड़ सकते हो, मना कर दो मैं नहीं करूंगा। एंगेजमेंट पार्टनर शेल प्रॉम्प्टली, व्हाट इज प्रॉम्प्टली? इमीडिएटली रिपोर्ट टू एनी इनएबिलिटी टू रिजॉल्व द मैटर फॉर, मान लो मेरे से सॉल्व नहीं, इनएबिलिटी का मतलब मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रहा। मैंने अपनी टीम में आके, अपने फर्म में आके बात करी, मैंने कहा मेरे पास 10 आर्टिकल है, मेरे यहाँ 10 आर्टिकल है, सारे बिके हुए हैं, सारे के सारे खराब हैं, फर्म में क्या करूं? इनएबिलिटी टू रिजॉल्व, फर्म हम क्या करें? फर्म कहते टोटल आर्टिकल कितने? मैंने कहा 25 आर्टिकल है, 10 बिके थे, 10 ने बाकी 15 को भी खराब कर दिया, ये सारे खराब आर्टिकल्स हैं। अब फर्म सोचे ना कि इसमें करना क्या। मेरा डाउट, बिसाइड कंसिडरेशन, लो जी मैं आगे नहीं पढ़ रहा, मेरा सवाल सारा पॉइंट किस पे बात कर रहे हैं बेटा बताना? एक क्वेश्चन रिपीट करना, व्हाट इज थ्रेट टू इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस पे खतरा, कितना खतरा है? एग्जांपल, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बोला था, फेमिलियरिटी थ्रेट बोला था। व्हाट डू मीन बाय ब्रीच? जो गलत काम हुए, इंडिपेंडेंस को लेके जो गलत काम हुए उन्हें बोलेंगे ब्रीचेस। और सेफगार्ड, क्या सेफगार्ड लगाओगे कि दोबारा ब्रीचेस ना हो? ये आपने सारा पढ़ना है। लास्ट सवाल, सी पॉइंट, कमन फास्ट, अंडरस्टैंडिंग इन, पढ़िए, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द एंटिटी एंड that the sends on before starting the to help avoid regarding audit. It ensure that no conclusion with the client regarding सारे टर्म्स लिख के ऑडिटर लिखेगा, एक लेटर बनाएगा, लेटर का नाम होगा ऑडिट, टर्म्स एंड कंडीशन लिख के क्लाइंट को दे देगा, बोलेगा आप भी पढ़ लो, पढ़ के साइन कर दो आप भी। हाँ जी, performing preliminary engagement activity help the auditor in identifying and evaluating events or circumstances that may affect plan। बिल्कुल ठीक बात। लास्ट लाइन कह रही है कि हो सकता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट के समय तुम्हारे को कोई ऐसी बात पता लगे जो तुम्हारे को प्लानिंग या ऑडिट की परफॉर्मेंस में हेल्प करे। मान लो स्टार्टिंग में प्रिलिमिनरी के दौरान ही मुझे पता लग गया कि
ये जिस कंपनी का हमें ऑडिट मिला है, इस कंपनी में एक डायरेक्टर हैं जो वेदांता के भी डायरेक्टर हैं और इन्होंने वेदांता में फ्रॉड किया है। तो मुझे लगता है कि शायद इन्होंने इस कंपनी में भी क्या किया, हमारी कंपनी में भी क्या किया होगा, फ्रॉड। मेरा डाउट हमारी कंपनी में भी फ्रॉड हुआ होगा। तो इससे मेरे पे क्या इफेक्ट आएगा? क्या फ्रॉड का रिस्क बढ़ गया या कम हो गया? तो क्या मुझे भी अपने परफॉर्मेंस के दौरान इस चीज पे लेवल ऑफ चेकिंग बढ़ानी पड़ेगी? हो सकता है कोई ऐसी बात पता लग जाए जो आपके ऑडिट में, आपके ऑडिट की प्लानिंग या परफॉर्मेंस को अफेक्ट करे। मेरा डाउट बच्चे, मैं रुक गया 1 मिनट के लिए, मैंने क्या फिनिश कर दिया कोई बताएगा? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। लैंग्वेज बहुत हार्ड है। पीछे कौन बोला समरी दे दो? समरी की आवाज आई? समरी है ही नहीं, समरी है ही नहीं। कोई है पिछले बैच में आपका दोस्त यार, उससे पूछ लेना, समरी है ही नहीं। ठीक है, बनाई थी समरी, लेकिन उन्होंने बदतमीजी कर दी जैसे आप करने जा रहे हो, तो फिर समरी दी नहीं, मैंने नहीं दी थी समरी उनको। अभी भी ये जो बुक लेट हुई है ये इसी चक्कर में लेट हुई है। मेरे को बोला गया कि सर पिछली बार आपने बच्चों को समरी नहीं दी थी, क्या ऐसा हो सकता है इस बार हम बुक में ही समरी डाल दें? भाई साहब मैंने बहुत सोचा, समरी पूरी टाइप कर दी, बना दी, बहुत सोचा विचारा, उसके बाद क्या फैसला लिया? नहीं, क्योंकि जहां मैंने इजी दे दिया ना, आप सच बोलो, आप इसको पढ़ोगे अगर मैंने इजी दे दिया तो? आप नहीं पढ़ोगे इसको, आप इसको नहीं पढ़ोगे। दे दूंगा बेटा समरी जिनको चाहिए, लास्ट में दूंगा, लास्ट में। क्या मंजूर है? ओनली एट दी एंड। मैं लॉ की भी दे दूंगा, ऑडिट की भी दे दूंगा, दोनों की समरी दे दूंगा, बट एट दी एंड। नहीं तो अभी यार बहुत दिक्कत हो जाएगी। आओ क्लास, लो जी, ब्रेक मार दी हमने, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज खत्म हो गई तीनों। अब किस पे आ गए? सब बच्चे देखो, प्लानिंग में भी 2 एक्टिविटीज है, ए और बी। पहला काम और दूसरा काम। सब बच्चे डिफरेंस बताओ कि स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में क्या डिफरेंस होता है? मुझे क्या क्या करना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या करना चाहते हो, ये स्ट्रैटेजी है। और स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्लान। पहले स्ट्रैटेजी, सब बच्चे बताओ, जनवरी 21 कह रहा हूं, जनवरी 25 में आपने अटेम्प्ट देना है, उसके लिए आपकी पहले स्ट्रैटेजी बताओ। दोनों ग्रुप देने हैं? दोनों ग्रुप पास भी करने हैं? अच्छा, ये आपकी क्या रहेगी? अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या बनाओगे? प्लान। अच्छा एक बात बताओ, अगर स्ट्रैटेजी ऐसे हो कि जनवरी में ग्रुप 1 देना है और अगले साल मई में ग्रुप 2 देंगे, स्ट्रैटेजी ऐसी हुई तो क्या प्लानिंग उस हिसाब से चेंज हो जाएगी सारी? जैसी स्ट्रैटेजी होगी वैसी उस हिसाब से प्लानिंग होगी। क्या बात क्लियर है? पहले क्या स्ट्रैटेजी, फिर क्या प्लानिंग। मेरा डाउट तो हाँ जी, बच्चे एक बार पता लग गया, देखो मैंने अब यहां पे आपको कुछ पॉइंट चेक कराने हैं, अभी मैं पढ़ूंगा नहीं। बच्चे देखना, अगर आपने अपना स्ट्रैटेजी बना ली, स्ट्रैटेजी मतलब मुझे क्या क्या, ये आपको पता लग गया, तो सब बच्चे बताओ आपको क्या हेल्प मिलेगी? आपने स्ट्रैटेजी बना ली, मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या करना है। अगर मैंने ये स्ट्रैटेजी बना ली तो मुझे उसकी क्या हेल्प होगी? स्ट्रैटेजी बनाने से मुझे ये 4 हेल्प मिल जाएंगी। हेल्प नंबर 1, मुझे पता लग जाएगा कौन से रिसोर्सेस डिप्लॉय करने हैं, मुझे पता लग जाएगा कौन से रिसोर्सेस। एग्जाम्पल देता हूं भाई, मेरी स्ट्रैटेजी है, सब बच्चे बोर्ड पे देखना, मुझे कंपनी का पूरा ऑडिट करना है, पूरा ऑडिट मुझे करना है, जिसमें कंपनी की 6 ब्रांचेस हैं वो भी मुझे चेक करनी पड़ेंगी, कंपनी प्लस उसकी 6 ब्रांचेस। सब बच्चे बताओ मुझे क्या रिसोर्सेस चाहिए इसके लिए? मेरा डाउट, मुझे इसके लिए रिसोर्सेस का एग्जांपल, मुझे इसके लिए ज़्यादा आर्टिकल्स चाहिए। मान लो कंपनी की 6 ब्रांचेस भी चेक करनी है और कंपनी को भी चेक करना है, तो मुझे इसके लिए रिसोर्सेज में आर्टिकल्स चाहिए कॉमन फास्ट, और साथ में कॉमन फास्ट अच्छे सॉफ्टवेयर चाहिए ऑडिट के लिए। आवाज नहीं आई? अब सेकेंड पॉइंट, कितने आर्टिकल्स चाहिए, अमाउंट बताओ। स्ट्रैटेजी क्लियर है कि मुझे कंपनी का भी और उसकी 6 ब्रांचेस का भी ऑडिट करना है, लेट अस से 20 आर्टिकल्स चाहिए। क्या क्लियर? नेक्स्ट सवाल, सी पॉइंट मैंने क्या अंडरलाइन करा? व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी, क्या सारे आर्टिकल स्टार्टिंग में ही चाहिए? नहीं, शुरू में मेरे को 6 आर्टिकल मिल जाए, उसके बाद जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा आर्टिकल्स बढ़ते जाएंगे। तो टाइमिंग क्लियर करो। और इन आर्टिकल्स को कौन सिखाएगा?
आर्टिकल को काम पे भेजने से पहले कौन डायरेक्शन देगा कि ऐसे करियो वैसे करियो, इनको मैनेज कैसे किया जाएगा, कौन इन्हें डायरेक्ट करेगा, कौन, मेरा डाउट, और कौन इनके काम को रिव्यू करेगा। आर्टिकल को ऑडिटर खुद सिखाएगा या सीनियर आर्टिकल सिखाएंगे, ये तो मेरा डाउट। आपको एक बार ये पता हो ना आपने करना क्या है, तभी तो आप डिसाइड करोगे कि कितने रिसोर्सेज चाहिए, कब चाहिए, कौन से रिसोर्स चाहिए और उन्हें कैसे मुझे सिखाना है। लेकिन अब एक ऑप्शन है, मुझे वैभव जिलान क्लासेस का ऑडिट करना है, आप मेरी हेल्प करना, वैभव जिलान क्लासेस का ऑडिट करना है, ऑप्शन 1 दिल्ली मेट्रो का ऑडिट करना है, ऑप्शन 2। स्ट्रैटेजी दोनों की सेम है या अलग है? दिल्ली मेट्रो में क्या मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी? वैभव जिलान क्लासेस में क्या 3-4 आर्टिकल भी बहुत होंगे ऑडिट करने के लिए? वैभव जिलान क्लासेस के ऑडिट के लिए कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं भी पड़ेगी, क्या बिना मैनुअल ऑडिट भी हो जाएगा सारा? लेकिन दिल्ली मेट्रो में तो इतनी टिकट्स बिकती हैं कि मैनुअली सारे टिकट्स को चेक नहीं किया जा सकता। क्या वहां तो मुझे ऑडिट सॉफ्टवेयर की, यानी दोनों जैसे जैसा क्लाइंट होगा वैसी उसकी स्ट्रैटेजी हो। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट, एक बार स्ट्रैटेजी समझ आ गई तो आप रिसोर्सेस, देखो मैं इस पॉइंट के सामने सिर्फ एक लाइन लिखूंगा, एक बार स्ट्रैटेजी समझ आ गई तो रिसोर्सेस का आइडिया लग जाएगा कि क्या चाहिए, कितना चाहिए। मेरा डाउट, आप भी तो ऐसे ही हो, आपकी स्ट्रैटेजी है जनवरी में पेपर देने हैं, तभी तो आप दोनों क्लासेस, दोनों ग्रुप की क्लासेस अभी इकट्ठे ले रहे हो। यही अगर आपके रिसोर्स, आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए सर? आपके लिए रिसोर्स होगा क्लासेस और बुक्स, क्लासेस और बुक्स आपका क्या है? रिसोर्स। अगर आपने दोनों ग्रुप नहीं देने होते, एक ग्रुप देना होता जनवरी में, तो आप अभी सेकंड ग्रुप में नहीं आते, आपका रिसोर्स सिर्फ ग्रुप फर्स्ट की क्लासेस होती। मेरा डाउट, रिसोर्सेज समझ आ गए हो तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं, कमन फास्ट। आवाज नहीं आई? अब मेरी बात का जवाब देना, क्या वो फैक्टर्स हैं जिन्हें दिमाग में रख के स्ट्रैटेजी स्टैब्लिश की जाती है? अभी पढ़ेंगे बेटा, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं। स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए क्या फैक्टर्स दिमाग में रखे जाते हैं? मुझे क्या करना है? दिल्ली मेट्रो के यहां पे ऑडिट करना है, मुझे दिल्ली मेट्रो के यहां पे क्या करना है? इसकी स्ट्रैटेजी बनानी है। क्या क्या करूंगा, क्या क्या करूंगा? सब बच्चे बताओ, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या क्या देखा जाता है? फैक्टर नंबर 1, सबसे पहले वर्ड मैंने क्या बोला जरा कमन फास्ट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कोई बच्चा रिपीट करेगा मैंने क्या बोला? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। इसमें पहला बुलेट, क्लाइंट पे कौन सा फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है। आज सिखाता हूं व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बेटा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग का एक फ्रेमवर्क होता है। हम अपने अकाउंट्स कैसे बनाएंगे इसका एक पूरा एक फ्रेमवर्क होता है। हमारे इंडिया में अगर आप एक कंपनी हो, सब बच्चे बताओ, तो आपको आपका फ्रेमवर्क कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है। 13 क्या कहता है? क्या हमें शेड्यूल 3 के हिसाब से अकाउंट्स बनाने? आवाज नहीं आई? और साथ में क्या ASB फॉलो करने? आवाज नहीं आई? और बनाने के बाद इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे दोस्तों बताओ? और उसके बाद शेयर होल्डर्स को क्या किए जाएंगे, कहां पे प्रेजेंट किए जाएंगे? ये है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ अ नॉर्मल कंपनी। एक नॉर्मल कंपनी ऐसे करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसको पूरे को क्या, शेड्यूल 3 AS, ये जो मैंने लिखा दिस इज सेक्शन 134, ये जो मैंने लिखा प्रेजेंट इन AGM सेक्शन 143। अब मैं 4 चीजें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आई रिपीट, शेड्यूल 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेक्शन 134, सेक्शन 140, क्या ये चारों चीजें यूज की जाती हैं अकाउंट्स बना के शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करने के लिए? तो इन चारों को अगर एक नाम से बुलाना हो तो क्या बुलाएंगे दोस्तों बताओ? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब अकाउंट्स बना के शेयर होल्डर्स को दिखाना। उसके लिए क्या फ्रेमवर्क यूज हो रहा है? उसके लिए शेड्यूल 3, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन 134, सेक्शन 143, ये सब कुछ यूज हो रहा है। और भी एक आधा सेक्शन होगा, मैंने नहीं लिखा होगा बोर्ड पे। तो मेरा डाउट, आप बताओ अगर आपको बैंकिंग कंपनी का ऑडिट दे दें तो क्या फर्क आ जाएगा? बैंकिंग कंपनी का ऑडिट दे दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग कंपनी के ऑडिट में हमारे को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जो फॉर्मेट गिवन है वो फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, बैंकिंग कंपनीज भी AS फॉलो करेंगी, हाँ उनके भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अडॉप्ट करेंगे, हाँ उनके भी शेयर होल्डर्स को और साथ में RBI को भी शो किया जाएगा। ये बैंकिंग कंपनीज का क्या होगा बच्चे बोलो? फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। मेरी तरफ देख के बोलो, क्या ये बात समझ आ गई? क्या हर कंपनी का फ्रेमवर्क सेम होता है या जिस तरह की कंपनी होगी वैसा फ्रेमवर्क होगा?
अब मैं बोलता हूँ सिंपल भाषा में, अगर एक नॉर्मल कंपनी है, ना बैंकिंग है, ना इंश्योरेंस है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, नॉर्मल कंपनी है, तो क्या उसका तो यही फ्रेमवर्क होगा जो मैंने ऊपर लिखा था? तो सबसे पहले आपको क्लाइंट के यहाँ जाके पता करना है कि फ्रेमवर्क कौन सा है। आवाज नहीं आई? कौन सा? क्योंकि हर फ्रेमवर्क के लिए क्या स्ट्रैटेजी सेम होगी या अलग होगी? एग्जाम्पल, अगर मुझे कंपनी एक्ट वाला फ्रेमवर्क करना है वो मेरे लिए इजी है, बट अगर मुझे बैंकिंग कंपनी वाला करना है तो मुझे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। क्या स्ट्रैटेजी में फर्क आ गया? भाई मुझे बैंकिंग कंपनी के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? मेरा नेक्स्ट सवाल, क्या बिजनेस सेगमेंट्स है? बिजनेस सेगमेंट्स क्या होती हैं बच्चों? अगर एक ही कंपनी के दो अलग अलग बिजनेस है तो उसे बोलते हैं सेगमेंट्स, बिजनेस सेगमेंट्स। कंपनी एक है, दो बिजनेस हैं उसके। एग्जाम्पल के रूप में लेटर से नहीं, टाटा ग्रुप अलग, गलत बोल रहे हो आप एग्जाम्पल, क्योंकि टाटा ग्रुप के अलग अलग कंपनीज है। टाटा मोटर्स एक अलग कंपनी है, टाटा स्टील एक अलग कंपनी, में उसकी बात नहीं कर रहा। कंपनी एक है, उसके दो अलग अलग बिजनेस है। ऊंचा बोला, मुझे समझ नहीं आया। बोट, बोट के दो बिजनेस है अलग अलग। आईटीसी, आईटीसी एक कंपनी है, होटल्स भी है और शराब का बिजनेस भी है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? आईटीसी एक ही कंपनी के दो अलग अलग, होटल्स का बिजनेस अलग है, वाइन का बिजनेस, तो ये उसकी दो बिजनेस सेगमेंट्स है। अगर एक कंपनी के दो अलग अलग बिजनेस, कंपनी एक है बट उसके बिजनेस एक से ज्यादा हो तो उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस। अब आप बताओ। हाँ जी, क्या हुआ? और किसी का एग्जाम्पल? रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलग अलग बिजनेस हो सकते हैं। कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, हो सकता है उसके अंदर उसके पास कपड़े का बिजनेस भी कर रहे हैं, केमिकल बिजनेस भी कर रहे हैं, मान लो। बिजनेस सेगमेंट का एग्जांपल गलत कौन सा होगा? अगर अगर दो बिजनेस के लिए दो अलग अलग कंपनी बना ली तो फिर ये बिजनेस सेगमेंट नहीं है, क्योंकि आपने दो अलग अलग, एक ही कंपनी के अंदर दो तीन बिजनेस होंगे तो बोला जाता है बिजनेस सेगमेंट्स। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? मेरा तो पता करो कि बिजनेस सेगमेंट्स तो नहीं है। क्यों भाई? अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स के लिए क्या मुझे स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत पड़ेगी? आवाज नहीं आई? किसकी जरूरत पड़ेगी? मेरा डाउट, पता करो उनके ऊपर कौन सी इंडस्ट्री एप्लीकेबल है। हो सकता है इंडस्ट्री के भी कुछ पंगे हो। अब अगर बैंक ऑडिट मिल जाए, भाई साहब कानों को हाथ लगा लो, बैंक ऑडिट मिल जाए तो आरबीआई के दुनिया भर के रेगुलेशंस हैं जिनके हिसाब से रिपोर्ट नॉर्मल कंपनी से बहुत ज्यादा टफ होता है। किसका ऑडिट? क्योंकि वहां पे कंपनी के साथ बैंकिंग रेगुलेशन के साथ साथ आरबीआई के रेगुलेशन से, आरबीआई के रेगुलेशन इसका एग्जांपल बन गया, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग बाय इंडस्ट्री रेगुलेटर। बेटा एग्जांपल क्या हो गया? आरबीआई रेगुलेशंस। राम 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 राम। बेटा काम बढ़ता जा रहा है, पता करना पड़ेगा इंडस्ट्री कौन सी है, क्या इंडस्ट्री के अपने रेगुलेशन है। आवाज नहीं आई? और नेक्स्ट सवाल, क्या मैं पिछले ऑडिट के एविडेंस यूज कर सकता हूं? मैंने क्लाइंट से पूछा, क्लाइंट पिछले ऑडिट किसने करे? कह रहे सर जिसने मर्जी के हो उसके एविडेंस मिल जाएंगे। कोई एविडेंस नहीं है। अब आप बताओ, कोई एविडेंस नहीं है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? अब मैं आपको पूछ रहा हूं, आप बताना जल्दी से। क्लाइंट का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टेक्निकल है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, बहुत सारी बिजनेस सेगमेंट्स है, ऊपर से इंडस्ट्री के दुनिया भर के रेगुलेशंस हैं और पिछले एविडेंस नहीं है। स्ट्रैटेजी पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या स्ट्रैटेजी बहुत बड़ी बन जाएगी? मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा? क्या स्ट्रैटेजी पे इफेक्ट आ रहा है इन फैक्टर्स की वजह से? फैक्टर्स वो चीज होते हैं जो किसी चीज को अफेक्ट करें। दीज आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रैटेजी। इनके आधार, इन्हीं के ऊपर स्ट्रैटेजी आधारित रहेगी। क्या मेरी बात क्लियर? आवाज नहीं आई? क्या मेरे बच्चों को वर्ड्स क्लियर हैं? और मैंने तो पढ़ा ही नहीं अभी कुछ भी, मैं तो समझा रहा हूं सिर्फ। जाग रहे हैं बेटा? सो गए? हेलो 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 हेलो, सो गए? वैसे ये आइडिया सही था ना कि पहले ऑडिट की क्लास बाद में एफएम की क्लास। उल्टा तो दिक्कत हो जाता, शाम को नहीं पढ़ा जाता ऑडिट, एफएम में थक जाते हो। क्या हुआ? एफएम में तो मजा आता होगा, प्रैक्टिकल है। स्लो चलते हैं सर थोड़ा सा, वो हो जाएंगे, थोड़ा सा उनको बोलो तेज हो जाएंगे। अच्छा बकवास बस कर। हाँ जी, नहीं एफएम वाले सर को भी बोलो सर थोड़ा सा, तो फिर आपको मेरी और उनकी क्लास में तो भड़क लगता होगा बहुत, बहुत ज्यादा। नहीं,
भाई मैं एक्चुअली क्या है, मैं भी स्लो पढ़ा सकता हूं, लेकिन अगर मैंने स्लो पढ़ाया बेटा आप सारे सो जाओगे। मैं सच बोल रहा हूं, आप सारे सो जाओगे। थ्योरी की क्लास अगर स्लो हो जाएगी ना तो सारे सो जाओगे, मैं सच बता रहा हूं आपको। नहीं, मेरा इंटेंशन नहीं है सुलाने का। क्लास क्लियर? हाँ जी, मैं फास्ट बोलता हूं, लेकिन इसका मतलब ये मत मुझे पता जब मैं फास्ट बोलता हूं कईयों को मेरी बात समझ ही नहीं आती। मैं उसका इलाज है मेरे पास, मैं एक ही बात को बार बार बोल देता हूं। एक बारी में नहीं समझ आ रहा, दूसरी बारी में समझ लेना। लेकिन प्लीज बोर्ड पे देखो, क्या बात क्लियर है? इन चारों को अगर एक नाम से बुलाना हो तो नाम क्या रखा था बोर्ड पे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। लो जी, पहला फैक्टर क्लियर है। फैक्टर नंबर 2, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। अलर्ट अलर्ट अलर्ट। फैक्टर नंबर 2, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। अब ये फैक्टर है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। आराम से पहला पॉइंट, एंटिटी का टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग के लिए। अब एंटिटी ने बुला लिया मुझे, कह रही है हाँ जी स्ट्रैटेजी बना ली। मैंने कहा नहीं जी अभी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, बताओ। कह रहे टाइम टेबल सुन लो। मैंने कहा जी टाइम टेबल आप मुझे सुना रहे हो? एंटिटी बोली हाँ। मैंने कहा बोलो। ऐसा है 30 जुलाई तक हमें ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। मैंने कहा 30 जुलाई तक? आपकी एजीएम? कह रही 15 सितंबर को है। 15 सितंबर को एजीएम है और आप मुझसे 30 जुलाई को मांग रहे हो? कह रही है लॉ पढ़ा है कभी? मैं कहा क्यों, क्या हुआ? बोली अरे तू भाई रिपोर्ट देगा, प्रिंट करवाना है और 21 दिन पहले तो शेयर होल्डर्स के घर पे भेजने हैं, तो तू हमें 30 जुलाई तक देगा। अब आप बताओ टाइम बढ़ा दिया या कम कर दिया? क्या स्ट्रैटेजी इसके हिसाब से ही? क्या ये फैक्टर है एक और? मेरा डाउट। उसके बाद मेरा डाउट, प्लीज अलर्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग। क्लास नंबर 2 पॉइंट सुनो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग टू डिस्कस नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ। अब इसका क्या मतलब है? सब बच्चे सेकंड पॉइंट समझने की कोशिश करो। मीटिंग्स, किसके साथ मीटिंग्स करने की बात आ रही है? मैनेजमेंट के साथ। उनसे क्या डिस्कस करने? नेचर, सबसे पहले वर्ड आता है नेचर। नेचर का हिंदी क्या? टाइमिंग कब, एक्सटेंट कितना, क्या कब कितना, ऑडिट वर्क। मान लो मैनेजमेंट मुझे बोलती है ऐसा है आप जो भी करोगे ना। मैंने कहा जी मैं जो भी करूंगा आप अपने काम का नेचर के बाद टाइमिंग और एक्सटेंट हमें बताओगे या हम आपको बता रहे थे? मैंने कहा आप मुझे बता रहे हो। एंटिटी बोली नेचर। मैंने कहा ये तो मैं डिसाइड करूंगा नेचर क्या होगा। नेचर में मेरी मर्जी में इंस्पेक्शन करूं, मेरी मर्जी में ऑब्जर्वेशन करूं, इंक्वायरी करूं, ये नेचर तो मैं डिसाइड करूंगा। आप कौन होते बोलने वाले? टाइमिंग कौन सी चीज कब करनी है ये भी कहते ठीक है ये तुम डिसाइड कर लेना, ये हम बताएंगे। मैं कहा एक्सटेंड कितना? ऐसा सेल्स के 1 करोड़ बिल है। मैं कहा हाँ 1 करोड़ है, एटलीस्ट 80% चेक करना। मैंने कहा 80%? 1 करोड़ बिल का 80% कितना होता है? 80 लाख बिल। कह रही हाँ। मेरा डाउट, मेरा सवाल, अगर नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, आप बस इतनी बात बता दो। एक्सटेंट पे एग्जाम्पल चल रहा है अभी। एक्सटेंट हमारी स्ट्रैटेजी को सारा हिला देगा। ज्यादा लेवल ऑफ चेक, अगर मैं बोल रहा हूँ 1 करोड़ में से 80 लाख बिल चेक करने हैं तो काम कम है या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा। और 1 करोड़ में से 10 लाख बिल चेक करने हैं तो काम कम है। तो स्ट्रैटेजी क्या इन चीजों पे डिपेंड करती है? आवाज नहीं आई? मेरा डाउट, मैनेजमेंट बोली आप मेरे से हर 15 दिन में एक बार मिला करोगे। मैंने कहा अच्छा क्यों मिला करूंगा? बोली आप मुझे बताया करोगे आपने कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं, आपने कौन से लगाए हैं, आप नेचर भी बताओगे मुझे, टाइम भी बताओगे और आपने कितने लगाए हैं। देखो पॉइंट नहीं समझ रहे आप। आपको अगर ये 3 वर्ड समझ आ गए, नेचर, टाइमिंग और, आप पूरी लाइन पढ़ो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग। मीटिंग्स किसके साथ मीटिंग्स हो रही है? क्यों हो रही है मीटिंग्स? अब मेरी बात, इसको जरा स्ट्रैटेजी से लिंक करो। मैनेजमेंट बोली हर 15 दिन में एक बार हमसे मिला करोगे और पूरा दिन हमारे साथ बैठ के डिस्कस किया करोगे। मैंने कहा मैनेजमेंट हर 15 दिन में मतलब साल, महीने में 2 बार, और 3 महीने का ऑडिट है, 3 महीने में 6 बार। 6 दिन तो आपने मेरे यही वेस्ट कर दिया, आपके साथ मैं मीटिंग्स करूंगा। कह रही हमारे यहाँ ऐसे ही काम होता है, आप मेरे से पहले मीटिंग करोगे, जिस दिन मीटिंग होगी कोई काम नहीं होगा उस दिन। क्या इसका मेरे काम पे इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ? तो मेरा डाउट, थर्ड सवाल, मेरा क्वेश्चन, कहती है एक बात और थी, जाने से पहले बात सुन लो। मैंने कहा बोलो। कह रही रिपोर्ट कैसे दोगे? मैंने कहा मतलब नहीं समझा, अपना टाइप बताओ, एक्सपेक्टेड टाइप, कौन से रिपोर्ट दोगे?
और रिपोर्ट का टाइमिंग बताओ कब तक दोगे। मैंने कहा देखो मैनेजमेंट, टाइप की बात साफ है, अगर सब कुछ सही होगा तो पॉजिटिव रिपोर्ट दूंगा, गलत होगा तो नेगेटिव रिपोर्ट। और बोले टाइमिंग बताओ। मैंने कहा आपने ही तो बोला 15 जुलाई 30 जुलाई तक चाहिए। बोली ठीक है ठीक है। नेक्स्ट सवाल, डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग ऑन स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट दी, पॉइंट रिपीटेटिव है ऊपर जो पढ़ा था। मैनेजमेंट बोली हर 15 दिन में मुझे स्टेटस बताया करोगे कि कितना काम आपने अपना, कितना काम आपका हो गया। मेरा डाउट, मैंने कहा ठीक है मैनेजमेंट, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कितना काम हो गया। लास्ट सवाल, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ अमंग टीम मेंबर्स। अब ये लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, जरा थोड़ा सा टेढ़ा है, प्लीज थोड़ा सा टेढ़ा है। इंक्लूडिंग द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ सब बच्चे बताओ, क्या मेरी टीम में सारे लड़के नए हैं, सारे आर्टिकल्स न्यू हैं, तो क्या मुझे उन्हें ज्यादा रेगुलर उनके साथ मीटिंग्स करनी पड़ेंगी? आवाज नहीं आई। चीजें नेचर में बताओ, ओरल में ज्यादा बातें होंगी या रिटन में? नए आर्टिकल से तो ओरल से ज्यादा रिटन में बातें होंगी। क्या बात क्लियर? टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग, नए आर्टिकल से तो क्या ऑन अ डेली बेसिस या 2 दिन में एक बार तो अपने आर्टिकल को बुलाना पड़ेगा और उनकी बात सुननी पड़ेगी। हाँ जी, और उनके काम को क्या करना पड़ेगा? कमन फास्ट। यार अगर आर्टिकल को रोज बुला के उनका काम चेक करना पड़ेगा, ये तो मेरा काम बहुत ज्यादा। ये सारी वो फैक्टर्स हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी को अफेक्ट कर। मैनेजमेंट देखो, मैं एक बार जल्दबाजी में बोल रहा हूं, जल्दी से सुनना। मैनेजमेंट कहती है हर 15 दिन में हमें अपने काम का स्टेटस बताओ, तुमने क्या प्रोसीजर लगाए ये बताओ, 30 जुलाई तक रिपोर्ट चाहिए, और ऊपर से आर्टिकल सारे नए हैं, इनको रोज सिखाना पड़ेगा। यार ये सब चीजें मेरी किस पे इफेक्ट डाल रही हैं? स्ट्रैटेजी। दीज आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग माय स्ट्रैटेजी, मेरे काम को इफेक्ट डाल रही हैं। क्या बात क्लियर या नॉट क्लियर? सी पॉइंट फिर से वही बोल दिया, आपको अपनी टीम को कैसे डायरेक्ट करना है ये आप सोचो। आर्टिकल ऑडिटर आपको अपनी टीम को व्हाट इज डायरेक्ट सिखाना, आपको अपनी टीम को कैसे डायरेक्शन देनी है, कैसे देखना है, ये तो आप खुद से सोचो। ऑडिटर, आर्टिकल तो नए होते हैं। अब मान लो मेरे आर्टिकल पुराने हैं और इनमें से कोई कभी टेलीकॉम कंपनी के ऑडिट पे गया ही नहीं, तो इन्हें डायरेक्शन तो मुझे ही देनी पड़ेगी कैसे काम करना है। आप ऑडिटर, आप सोचो, आप अपनी जजमेंट लो कि इन्हें कैसे सिखाना है काम। जितने आर्टिकल नए होंगे, जितना ज्यादा सिखाना पड़ेगा, उतना काम फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। मेरा डाउट, ये सब कुछ मेरा डाउट बेटा। अब आप बताओ, आर्टिकल नए होंगे तो काम स्लो हो जाएगा या और भी कुछ रीजन से? इधर आओ, 4 रीजन सिखाता हूं, आप बताना। आर्टिकल्स को कितना सिखाना पड़ेगा वो इस पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा रिदम में आना। आर्टिकल्स को कितना सिखाना पड़ेगा, आर्टिकल की टीम पे, आर्टिकल के ऊपर देखो एक लाइन पढ़ना है यहां पे। हाँ जी, डायरेक्शन देनी पड़ती है। किसको डायरेक्शन देनी पड़ती है बेटा बताना? एंगेजमेंट टीम को। एंगेजमेंट टीम को कितनी डायरेक्शन देनी पड़ती है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, देखना जरा। पहला पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई बच्चा मेरी हेल्प करेगा? जितना ज्यादा क्लाइंट का वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, क्या उतना ज्यादा या तो आर्टिकल बढ़ाने पड़ेंगे, या अगर लिमिटेड आर्टिकल है तो उन पे काम का लोड बढ़ जाएगा। पहला वर्ड क्या है बेटा बताओ? ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगे तो क्या डायरेक्शन ज्यादा देनी पड़ेगी? कमन फास्ट। या फिर अगर इंडस्ट्री में चेंजेस आए हैं, क्लास रिदम मत तोड़ो, लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। अगर इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस हुए, चेंजेस मतलब अगर कोई नए रूल्स आए हैं, आर्टिकल कहते सर हमें पता ही नहीं कि नए रूल्स क्या हैं, तो क्या मुझे डायरेक्शन ज्यादा देनी पड़ेंगी? नेक्स्ट सवाल, मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बदल गए, नए रूल्स नहीं आए, सेकंड पॉइंट, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बदल गए। कह रहे सर स्टॉक को तो AS2 के हिसाब से फॉलो करते थे, अब कोई नया स्टैंडर्ड आ गया। मैंने कहा, कहते सर ये तो आपको ही सिखाना पड़ेगा, हमें तो आता नहीं है मेरे। या फिर कोई और चेंज आ गया, एग्जाम्पल पूरा लॉ बदल गया। पहले कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से हम लोग ऑडिट किया करते थे, अब कंपनीज एक्ट। क्या ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो मेरे ऑडिटर की डायरेक्शंस को कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? और जितना मुझे आर्टिकल को ज्यादा सिखाना पड़ेगा, उतनी मेरी स्ट्रैटेजी बढ़ती जाएगी। क्लाइंट का, एक बार फिर से, क्लाइंट का वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, तो मेरे को भी तो आर्टिकल को ज्यादा सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल, अगर इंडस्ट्री में कोई डेवलपमेंट हुई, व्हाट इज इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुई? जिस इंडस्ट्री से हमारा क्लाइंट बिलोंग करता है वहां कुछ चेंज हो गया,
मान लो इंडस्ट्री के आरबीआई बैंकिंग कंपनी का ऑडिट है, आरबीआई ने कोई नया रेगुलेशन निकाल दिया, तो ये सेकेंड एरो का एग्जांपल है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बदल गया, मतलब शेड्यूल 3 में कुछ चेंजेस आई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस आया। चौथे नंबर पे कौन चेंज हो गया बेटा? पूरे का पूरा लीगल एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया, यानी पूरा लॉ बदल गया। दीज आर दी फैक्टर्स जिसमें मुझे आर्टिकल को ज्यादा डायरेक्शन देनी पड़ेगी, और ज्यादा डायरेक्शन देने का मतलब मेरी तो स्ट्रैटेजी पे बहुत आएगा फर्क। घबराना मत, मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूं, मैंने पढ़े नहीं है डिटेल में पॉइंट्स। क्या बात क्लियर है? मेरा नेक्स्ट सवाल, अब आप बताओ लास्ट पॉइंट स्ट्रैटेजी में किसका इंपॉर्टेंस है बताना? रिजल्ट्स ऑफ, अभी पढ़ा था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी ए बी सी, क्या क्या था याद करो। ए पॉइंट क्लाइंट की एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस का पॉइंट था, बी पॉइंट इंडिपेंडेंस का था, सी पॉइंट टर्म्स। उनका रिजल्ट देखो, क्या उनका रिजल्ट हमारे काम का है? जरा एग्जांपल देखना, रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट इन्वॉल्व इवैल्यूएटिंग दी इफेक्टिवनेस ऑफ। अब इधर देखो, पिछले ऑडिटर ने, या पिछली बार ऑडिट मैंने ही किया है, पिछली बार ऑडिट मैंने ही किया है, आराम से सोच के बताना। पिछली बार मैंने कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे से चेक किया था। क्या लगा के टेस्ट करते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मेरे पास पूरी रिपोर्ट पड़ी है, और इनका आईसीएस अभी भी सेम है, इन्होंने पॉलिसीज में कोई चेंज। सब बच्चे बताओ इसका मेरे स्ट्रैटेजी पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या मैं दोबारा टेस्ट करूं इस साल आईसीएस या नहीं? यानी मेरा काम का लोड कम हो गया। क्या मेरे बच्चों बात समझ आया? मेरा नेक्स्ट सवाल, मैनर इन विच ऑडिटर एम्फसाइजेस टू टीम मेंबर्स टू मेंटेन एंड टू एक्सरसाइज। बेटा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब होता है एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग, एट क्वेश्चनिंग माइंड। अगर लास्ट ऑडिट मैंने ही किया था और ये मैनेजमेंट नंबर 1 की करप्ट है, मुझे पता है, तो मैं अपने आर्टिकल्स को क्या सिखाऊंगा? किसी बात पे यकीन मत करना, हर पॉइंट पे क्वेश्चनिंग माइंड रखना। कुछ भी ये बोले तो इनसे जरूर क्वेश्चन करना, इनकी किसी बात पे विश्वास। अब आप बताओ, अगर क्वेश्चनिंग माइंड से काम होगा तो क्या काम स्लो होगा? क्या इसका टाइमिंग और स्ट्रैटेजी पे इफेक्ट आएगा? क्या बात क्लियर है? और लास्ट सवाल, मेरा डाउट, अब बच्चे लास्ट पॉइंट बताओ। यस, असर्टेन दी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ। ये सबसे प्यारा पॉइंट है। जितने रिसोर्सेज चाहिए अगर तुम्हारे पास वो है ही नहीं तो आई एम सॉरी, ऑडिट नहीं हो पाएगा। क्या बात क्लियर है? तो रिसोर्सेज देख के स्ट्रैटेजी बनती है। मैं हेल्प करता हूं, इधर देखना। रिसोर्सेज देख के स्ट्रैटेजी बनती है। कैसे? अगर मेरे पास ज्यादा सॉफ्टवेयर है, मैन पावर कम है, तो स्ट्रैटेजी अलग होगी। सॉफ्टवेयर कम है, मैन पावर, तो स्ट्रैटेजी अलग होगी। यानी रिसोर्सेज को देखूंगा, मेरे पास कितने सॉफ्टवेयर हैं और कितने आर्टिकल्स हैं। अगर मेरे पास आर्टिकल ज्यादा हैं तो मैं मैनुअल ऑडिट की तरफ ज्यादा फोकस करूंगा। आर्टिकल कम है, सॉफ्टवेयर ज्यादा है, तो मैं ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स को ज्यादा यूज करूंगा। तो मेरी स्ट्रैटेजी किस पे डिपेंड करेगी? मेरे रिसोर्सेज पे। क्या मेरी बात क्लियर? तो मेरी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ रिपीट करूंगा जल्दी से। सबसे पहले मुझे क्लाइंट का नेचर पता करना है, ए पॉइंट। क्लाइंट को देख के तो मेरी स्ट्रैटेजी बनेगी। बी पॉइंट, क्लाइंट कैसी रिपोर्ट चाहता है। सी पॉइंट, मेरे आर्टिकल्स को कितना सिखाना पड़ेगा। डी पॉइंट, ऑडिट शुरू होने से पहले जो एक्टिविटीज परफॉर्म करी है क्या वो मेरी प्लानिंग पे फिट करेंगी। लास्ट सवाल, मेरे पास कैसे रिसोर्सेज है। इन सब चीजों को दिमाग में रख के ही मैं अपनी क्या लिखूंगा? स्ट्रैटेजी लिखूंगा। और एक बार मैंने स्ट्रैटेजी सोच ली, इसका मुझे क्या एडवांटेज होगा मुझे पता लग जाएगा। मैंने स्ट्रैटेजी सोच ली तो मुझे पता लग जाएगा मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए। पहले स्ट्रैटेजी सोचेंगे, उसके बाद रिसोर्स को प्लान। रिसोर्सेज, ये क्या हेडिंग है? एक बार फिर बताओ, ये क्या हेडिंग है ऊपर वाली? एस्टैब्लिशिंग असिस्टेंस फॉर ऑडिटर, ये क्या हेडिंग है? देखो स्ट्रैटेजी के 2 टॉपिक है किताब में, बस मैं 2 टॉपिक आज रीड करूंगा और नहीं पढ़ाऊंगा। क्या बात? कल क्लास है? मुझे नहीं पता, सैटरडे है ना कल? मंडे टू फ्राइडे वाला बैच है, मंडे टू सैटरडे है? कल भी आना पड़ेगा? मंडे टू संडे? और रहना तो यार, एक तो छुट्टी होनी चाहिए। संडे कौन सा टेस्ट है आपका? ये संडे तो ऐश कह रहे आप फ्राइडे तक कर लो, मेरे बस में होता मैं तो थर्सडे तक करता, टीटीएस ही करता। फिर तो मैं एफएम वाले सर को बोलोगे, सर ऑडिट वाले सर कह रहे मंडे टू फ्राइडे, फिर वो आगे बोलेंगे। हाँ, तुम्हारे हमारे बीच। अच्छा, वो क्लास कब से आ रही है असेंबली? यार वो सेठी सर हैं, वो ना हफ्ते में 2 दिन आते हैं पढ़ाने, सैटरडे और संडे। हाँ जी,
वो हफ्ते में 2 ही क्लासेस हुआ करेगी आपकी, सैटरडे और संडे की क्लास। बाहर से आते हैं वो पढ़ाने। ये अभी टाइम टेबल नहीं आया इसका। मेरा सवाल, अगर वो आ गए तो मैं फिर छोड़ दूंगा सैटरडे अपना। जिस दिन वो आ गए ना, मैं सैटरडे आप पे लोड नहीं डालूंगा, मैं सैटरडे बंद कर दूंगा अपनी क्लास, फिर वो ले लेंगे मेरी जगह। ठीक है, मेरा डाउट। यस, मेरा क्वेश्चन क्लास आप लोगों से, हमने क्या पढ़ना है कॉमन फास्ट? पहले हम फैक्टर्स पढ़ेंगे। पहले हम ध्यान से, हम अभी पहले ये नहीं पढ़ रहे, ए पॉइंट नहीं पढ़ रहे, अभी हम बी पॉइंट पढ़ रहे हैं। कैन वी स्टार्ट? आवाज नहीं आई? These are the factors to be taken into consideration by auditor for establishing audit strategy. हाँ, ये एग्जाम्पल ठीक दिया था बेटा आपने। ये कह रहा टाटा मोटर्स की 2 बिजनेस सेगमेंट्स हैं, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स। तो वो 2 बिजनेस सेगमेंट्स है। ठीक एग्जाम्पल है आपका भी। हाँ जी, मेरा डाउट, अभी इसका स्प्लिट हो रहा है ना, ये दोनों कंपनीज अभी स्प्लिट हो रही हैं। यस, मेरा डाउट देखिएगा आप, पढ़िएगा क्लास। आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट डिफाइंस इट्स स्कोप। ब्रेक मारो। जैसी एंगेजमेंट होगी, जैसा काम होगा, वैसे ही उसका स्कोप होगा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिटर टू आइडेंटिफाई स्कोप ऑफ, ओनली अ वेल डिफाइंड स्कोप कैन लीड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्कोप। का मतलब मुझे क्या क्या करना है, एक बार ये पता लग जाएगा मुझे, अभी तो आगे काम हो पाएगा। देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफाइनिंग इट्स, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज अंडर, एक एक करके पैदा। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल टू, इसके ये एग्जाम्पल हो गए बच्चे, कंपनी के केस में ये एग्जाम्पल हो गया। हाँ जी, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग द नीड फॉर, क्या पता कोई ऐसी बिजनेस सेगमेंट हो जो आपसे ना हो रही हो ऑडिट, उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़े? किसी एक्सपर्ट की। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। आई रिपीट, इंडस्ट्री स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? हर इंडस्ट्री के लिए या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए? एग्जाम्पल, बैंकिंग कंपनीज के लिए आरबीआई की रेगुलेशंस। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड बाय, बेटा रेगुलेटर वर्ड आरबीआई के लिए आएगा। आरबीआई एक रेगुलेटर है, इंडस्ट्री रेगुलेटर है, वो बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट करता है। हो सकता है रेगुलेटर ने कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बना रखी हो, आरबीआई की रेगुलेशन इसका एग्जांपल था। 4th, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड इन, अगर पिछले सालों के भी एविडेंस मेरे पास पड़े हैं और मैं उनको यूज करूंगा तो उससे मेरी स्ट्रैटेजी में बहुत फायदा होगा, मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्या बात क्लियर है बच्चे? चारों पॉइंट समझ आ गए? ascertain the reporting objective of the engagement to plan the timing of and nature of, what do you mean by the word timing of audit? ऑडिट कब तक कंप्लीट होगा? नेचर ऑफ कैसी रिपोर्ट देनी, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब कैसी रिपोर्ट देनी है। द ascertaining of reporting objective of engagement help the auditor to plan the of different auditor, अब ब्रेक मारना, टाइमिंग ऑफ डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर। अगर मैंने सितंबर एंड, मान लो जुलाई एंड तक रिपोर्ट देनी है, तो फिक्स्ड एसेट की चेकिंग सबसे लास्ट के लिए रख लेता हूँ। रिपीट, फिक्स्ड एसेट की चेकिंग सबसे, ये देखो फिक्स्ड एसेट की चेकिंग सबसे लास्ट के लिए रख लेता हूँ, मैं प्लान हूँ ना। क्या बात कर? एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर गिवन एंड अंडर। बच्चे एग्जाम्पल 1 आराम से देखो, एग्जाम्पल 1, यस, द एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। एंटिटी का क्या रिपोर्टिंग टाइम टेबल है? वो हमसे 30 तारीख को बोल रही है। हाँ जी, 15 सितंबर को एजीएम है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग टू डिस्कस, नेचर का मतलब मैंने क्या बोला था? क्या, टाइमिंग मतलब कब, और एक्सटेंड मतलब कितना ऑडिट वर्क करना है। मैनेजमेंट ने कहा मेरे साथ 15 दिन में एक बार मीटिंग करो और मुझे तीनों चीजें बताओ। डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड। मेरा टाइप ऑफ रिपोर्ट, सब कुछ सही हुआ तो पॉजिटिव रिपोर्ट, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव रिपोर्ट। एंड टाइमिंग 30 जुलाई, 15 लेटर से 30 जुलाई तक दे दूंगा। डिस्कशन विद टीम रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ थ्रू आउट, मैं आपको स्टेटस हर 15 दिन में एक बार बता दिया करूंगा। नेचर टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमंग,
क्या मुझे अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को बेटा काम सिखाना पड़ेगा और उनके काम को रिव्यू करना पड़ेगा? ये सारी बातें मेरे काम पे इफेक्ट डालेंगी। जितना ज्यादा आर्टिकल्स को सिखाना पड़ेगा उतना ज्यादा मेरे काम पे इफेक्ट आएगा। यस, कैन वी प्रोसीड? आवाज नहीं आई? भाई देख लो भाई, ये मुझे ये बताओ, ये कहां से कोई बच्चा कहे मैं ऑडिट की सेल्फ स्टडी करूंगा, उसको समझ कहां से आएगा? हो जाएगा सेल्फ स्टडी में? हो जाएगा? लैंग्वेज तो अच्छी खासी हार्ड है, मेरा डाउट। लेकिन मैंने आपसे वादा किया सिर्फ 5-7 क्लासेस रुक जाओ, 5-7 क्लासेस के बाद आपकी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। पढ़िए, कंसिडर द फैक्टर्स दैट इन ऑडिटर्स जजमेंट आर सिग्निफिकेंट। कोई ऐसी बात जो ऑडिटर की जजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है इन डायरेक्टिंग अपने टीम एफर्ट्स। टीम एफर्ट्स आर्टिकल्स को सिखाने के लिए कोई फैक्टर्स? हाँ जी बेटा, नए आर्टिकल्स के लिए ज्यादा सिखाना पड़ेगा, पुराने आर्टिकल्स को कम। ये फैक्टर्स हैं। द ऑडिटर नीड टू डायरेक्ट एफर्ट्स ऑफ टुवर्ड्स मैटर दैट इन हिज प्रोफेशनल जजमेंट आर प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ब्रेक मारो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटीरियल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। सब बच्चे ब्रेक मारना। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या होता है कोई बताएगा? ट्रांजेक्शन जो काम, जो साल के दौरान चीजें हुई हैं उन्हें क्या बोलते हैं? और ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को क्या बोलते हैं? इवेंट्स। सेल परचेज क्या है? और प्रॉफिट क्या है? इवेंट। क्या बात क्लियर? मेरा कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन है जो आर्टिकल को बताना चाहिए? एग्जाम्पल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अपनी खास पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या आर्टिकल को बोलना पड़ेगा? ऐसे ट्रांजैक्शन को तो बेटा थोड़ा ढंग से चेक करना। क्या बात क्लियर? मान लो अपनी एग्जाम्पल के रूप में अपनी होल्डिंग कंपनी को, होल्डिंग कंपनी क्या है? अपनी एक रिलेटेड पार्टी है, इसको एक मशीन सेल हुई है 5 करोड़ रुपए में। मैंने आर्टिकल को बोला इस ट्रांजैक्शन को थोड़ा ध्यान से चेक करना आर्टिकल, ठीक है। अगला वर्ड क्या आया? अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस मतलब जिन आइटम का क्लोजिंग बैलेंस होता है, बैलेंस शीट आइटम्स, जिन आइटम्स का क्लोजिंग बैलेंस है। मैंने हो सकता है आर्टिकल को बोला बेटा पीपीई 500 करोड़ की है आर्टिकल, ये सिग्निफिकेंट है, इसको जरा ध्यान से चेक करना। एंड तीसरा वर्ड डिस्क्लोजर, मतलब जो नोट्स, जो अकाउंट्स में चीजें डिस्क्लोज है, कोई ऐसा डिस्क्लोजर जो तुम्हें लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आर्टिकल एक कंटिजेंट लायबिलिटी है 100 करोड़ रुपए की, उसको जरा कमन फास्ट ध्यान से चेक करना। यानी यहां पे वर्ड देखो मटीरियल, कोई मटीरियल ट्रांजैक्शन है, कोई मटीरियल अकाउंट बैलेंस है, या कोई मटीरियल, तो हम किसको समझाएंगे? आर्टिकल को समझाएंगे। क्या समझाएंगे? क्या मैं बोल सकता हूं ऐसी चीजों में ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। आर्टिकल को ज्यादा सिखाऊंगा कि इन ट्रांजैक्शन को जरा ढंग से चेक करियो। क्लियर? फ्यू एग्जांपल्स आर लिस्टेड एज अंडर। बेटे जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ which may determine whether it is more efficient for auditor to rely on। अब यहां पे कोई मेरी हेल्प करेगा ब्रेक मार के 1 मिनट के लिए? वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जितना ज्यादा होगा सर पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि काम उतना, ऐसा होता नहीं है। इधर देखो, अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है और पैरेलली इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? कंपेयर टू पैरेलल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री नंबर 1 दिल्ली मेट्रो, क्या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है? लेकिन इंटरनल कंट्रोल, क्या टिकट्स, एंट्री एग्जिट बहुत स्ट्रांग है? आवाज नहीं आई? टोकन या कार्ड लगाओगे तभी गेट खुलेंगे, और वापस भी एग्जिट में भी सेम रूल है, यस और नो? तो विदाउट टिकट वाले पैसेंजर होंगे, लेकिन तो सारे टिकटें चेक करने की जरूरत नहीं है, लेवल ऑफ चेकिंग कम कर दे, कम कर दो, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है। अब कंपेयर करो इंडियन रेलवे का, हंस क्यों रहे हो? कंपेयर करने को बोला, बिना टिकट के लोग घुस सकते हैं, आवाज नहीं आई? और ट्रेन से उतर के जा भी सकते हैं, एंट्री एग्जिट विदाउट टिकट हो सकती है? मैं पूछ रहा हूं, हो सकती है? आप कह रहे हो यस। यानी वहां पे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है और आईसीएस बहुत पुअर है। मेट्रो में भी वॉल्यूम ज्यादा है बट आईसीएस बहुत अच्छा है, तो मेट्रो में लेवल ऑफ चेकिंग, लेकिन क्या रेलवे में तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है और इंटरनल कंट्रोल
पुअर है तो क्या लेवल ऑफ चेकिंग बहुत ज्यादा होती है रेलवे की। आपको पता रेलवे तो एक इतनी बड़ी एंटिटी है, सीएजी का नाम सुना है आपने? सीएजी, सीएजी ने क्या बोला रेलवे के लिए रिकमेंडेशन कर, रेलवे एक परमानेंट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बिठाए। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या करेगा रेलवे में बताओ? पूरा साल बैठ के चेकिंग करता रहेगा। और सीएजी के, रेलवे का ऑडिट गवर्नमेंट सीएजी के पास है, सीएजी ने अपने कुछ ऑडिटर्स को परमानेंटली रेलवे में छोड़ा हुआ है कि बेटा पूरा साल वहीं रहा करो, रेलवे का पूरा साल ही थ्रू आउट द ईयर क्या करते रहा करो, ऑडिट करते रहा करो। इतना सारा काम है कि वो 1-2 महीने में तो हो गई। अच्छा, व्हाट अबाउट एयरपोर्ट पे? अगर कोई एयरपोर्ट पे अगर हम बात करें, एंट्री एग्जिट में हो सकता है गड़बड़? विदाउट टिकट घुस सकते हैं प्लेन में? या एयरपोर्ट पे इंटरनल कंट्रोल दिल्ली मेट्रो से भी ज्यादा स्ट्रांग है? तो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना फ्रॉड एरर के चांसेस कम हो। हाँ जी, आई होप आपको ये बात क्लियर है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, एक बार इशारों को दोबारा पढ़ो। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन विच दे डिटरमाइन। हेलो हेलो, हाँ जी क्लास, ओके। दिल्ली मेट्रो का भी ऑडिट हो गया, रेलवे का भी हो गया और एयरपोर्ट का भी हो गया। चले अभी अलर्ट। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन क्लास, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन विच मे डिटरमाइन वेदर इट इज फॉर ऑडिटर टू रिलाई ऑन। बेटा सब बताना, अगर हम इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करेंगे तो हमारा लेवल ऑफ चेकिंग थोड़ा सा कम, थोड़ा ज्यादा कम नहीं होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, सिग्निफिकेंट। व्हाट इज सिग्निफिकेंट? इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुई है, सच एज चेंजेस इन इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड न्यू रिपोर्टिंग। इंडस्ट्री में एग्जांपल, आरबीआई ने कोई न्यू रेगुलेशन लॉन्च करी है, क्या बात क्लियर? किसने? आरबीआई ने। थर्ड सवाल, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन, सच एज चेंजेस इन, या फिर चेंजेस इन शेड्यूल 3, चेंजेस इन शेड्यूल 3, वो भी इसका एग्जांपल बन जाएगा थर्ड पॉइंट का। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, अदर सिग्निफिकेंट रिलेवेंट डेवलपमेंट सच एज चेंजेस इन दी लीगल एनवायरमेंट। व्हाट इज लीगल एनवायरमेंट? पूरा लॉ बदल जाए, पूरे का पूरा क्या बदल गया? लॉ बदल गया। क्या बात क्लियर है? पॉइंट नंबर कौन से पे जा रहा हूं बच्चों? डी, द रिजल्ट्स ऑफ preliminary engagement activity and where applicable whether knowledge gained on performed by engagement partner for the entity relevant। सब बच्चे इतनी सी लाइन दोबारा पढ़ो, एग्जाम्पल कोई नया बनाना पड़ेगा इसके लिए। पढ़ लिया? अब इधर देखो, मेरा मुझे बीएसईएस का क्या मिल रहा था? ऑडिट। बट ऑडिट से पहले मैंने बीएसईएस का पिछले साल टैक्स ऑडिट किया था। कौन सा ऑडिट? पिछले साल किया था, उसकी नॉलेज है मेरे पास। टैक्स ऑडिट में मैंने क्या ऑब्जर्व किया था, इन्होंने टैक्स में बहुत सारी मिस्टेक्स करी हुई है, टैक्स कैलकुलेशन में बहुत सारी। ये मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस है, इससे इस साल पे कोई इफेक्ट आएगा? अब लाइन पढ़ना, वेदर नॉलेज गेन्ड ऑन सम, बच्चे पढ़ो, अदर एंगेजमेंट्स क्या हुई? अदर एंगेजमेंट्स, ऑडिट के अलावा कोई और एंगेजमेंट दी थी परफॉर्म्ड बाय दी फॉर द, क्या पता वहां कोई नॉलेज मिली हो। टैक्स ऑडिट किया था मैंने इनका, वहां मुझे पता लगा था कि इनके टैक्स में बहुत ज्यादा, तो इसका मेरे पे क्या इफेक्ट आएगा? मुझे लगता है कि टैक्स में गलती करी तो हो सकता है पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बहुत सारी गलती करते हो। कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड फ्रॉम goes a long way in establishing। Examples are, point number 1, class G, point number 1, results of that involved evaluating the operating effectiveness of। अगर पिछले साल मैंने इनका इंटरनल कंट्रोल चेक किया था और मेरा कहना था कि वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई कमी, तो इससे मेरे पे क्या इफेक्ट आएगा? मैं इस ईयर इंटरनल कंट्रोल दोबारा चेक नहीं करूंगा। हो सकता है मुझे पिछले साल इंटरनल कंट्रोल में कुछ क्या मिली थी? बेटा डेफिशिएंसी का मतलब बताओगे? इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी मतलब कमियां मिली थी, मैंने इनको पिछले साल बोला था और इन्होंने उसको ठीक कर दिया था। जैसे मैंने इनको बोला था गोडाउन के बाहर कैमरा होना चाहिए, इन्होंने मेरी वो बात
मान ली थी। तो इससे क्या मैं बोल सकता हूं कि दे आर वेरी सीरियस, ये लोग काम अच्छा कर रहे हैं, तो मेरा काम का लेवल बढ़ जाएगा या थोड़ा कम हो जाएगा? द मैनर इन विच ऑडिटर एम्फसाइज, व्हाट इज एम्फसाइज? जोर देता है, किस पे जोर देता है? टीम मेंबर्स को, कि क्वेश्चनिंग माइंड रखना। क्या रखना? क्वेश्चनिंग माइंड को बोलते प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम्पल, कंपनी को बोला, कंपनी अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना। इसका एग्जाम्पल समझना, कंपनी अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाना। कंपनी बोली सर वो तो है नहीं, आप ना हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम देख लो। तो बच्चे बताओ, कैश बुक का बैंक कॉलम देख लो। कैश बुक क्यों नहीं है सर? वो सॉरी बैंक स्टेटमेंट क्यों नहीं है सर? वो ना बैंक ना देता नहीं है, वो मना कर देता, नहीं मिल पाएगी बैंक स्टेटमेंट। बेटा क्वेश्चनिंग माइंड क्या कहेगा जवाब देना? क्यों नहीं मिलेगी? डाउनलोड कर लो इंटरनेट बैंकिंग से, जाने की क्या जरूरत है? रिक्वेस्ट करो, ईमेल पे आ जाएगी। क्या बात क्लियर है? आपने कोई भी उनकी बात पे विश्वास, ऐसा कब होगा कि हम उन पे विश्वास नहीं कर रहे, हर चीज पे उनसे सवाल कर रहे हैं? जब हमें गड़बड़ के चांसेस ज्यादा लगेंगे। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट, पॉइंट नंबर ई, ascertaining द नेचर, टाइमिंग एंड necessary to perform the engagement. ब्रेक मारो। नेचर ऑफ रिसोर्सेस, टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड नेचर। मुझे आर्टिकल्स चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, आर्टिकल भी चाहिए, और आर्टिकल और सॉफ्टवेयर दो अलग अलग नेचर ऑफ रिसोर्सेस है। टाइमिंग, मुझे आर्टिकल स्टार्टिंग में चाहिए, सॉफ्टवेयर एंडिंग में चाहिए। तो ये क्या बन गया बेटा बताओ? आर्टिकल स्टार्टिंग में चाहिए, सॉफ्टवेयर एंडिंग में चाहिए। टाइमिंग। एक्सटेंड, मुझे 20 आर्टिकल चाहिए, 3 सॉफ्टवेयर चाहिए। 20 आर्टिकल 3 सॉफ्टवेयर, क्या बन गया बच्चों? एक्सटेंड। ये भी आपको डिसाइड करना है। ये पैराग्राफ पढ़ो। सिलेक्शन ऑफ एन असाइनमेंट ऑफ वर्क टू टीम मेंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्ट्रैटेजी। एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स में बी असाइंड इन एरियाज वेयर देयर इज, जिन जगहों पे गड़बड़ के चांसेस है वहां सीनियर आर्टिकल्स को भेजो। सिमिलरली एंगेजमेंट, बजटिंग एंड डिवोशन ऑफ मोर टाइम टू एरियाज ऑफ बजटिंग। क्या मतलब होता है? बांटना। मेरे बच्चों जिन जगहों पे खतरा ज्यादा है उन पे टाइम ज्यादा रखो। क्या यही तो स्ट्रैटेजी है? जहां खतरा ज्यादा है वहां सीनियर आर्टिकल्स को भेजो, जहां खतरा ज्यादा है वहां टाइम ज्यादा लगाओ। यही तो स्ट्रैटेजी है। क्या मेरे बच्चों ये पढ़ लिया? एक बार स्ट्रैटेजी मन में क्लियर हो गई, सब बच्चे बताओ उसका क्या बेनिफिट होगा? सेम 4 पॉइंट एक बार। अब ये भले पढ़ना 24 के 25 के टॉप पे, क्या मैं पढ़ सकता हूं? द ऑडिटर शेल एस्टैब्लिश एन ऑडिट स्ट्रैटेजी। एक बार स्ट्रैटेजी बना ली, इससे क्या क्लियर हो जाएगा? सब बच्चे बताओ। इससे सेट हो जाएगा क्या? स्कोप, टाइमिंग एंड स्ट्रैटेजी पहले बन जाएगी तो क्या आइडिया लग जाएगा कि मुझे ऑडिट में क्या क्या करना है। स्कोप है, कब कब करना है, टाइमिंग है, मुझे ऑडिट की डायरेक्शन समझ आ जाएगी कि पहले क्या करना है बाद में। और स्ट्रैटेजी से ही तो क्या डेवलप होगा दोस्तों बताओ? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस? स्ट्रैटेजी में क्या करना है और कैसे करने को क्या बोलेंगे? स्ट्रैटेजी बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है और प्लान हम इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका है। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्ट्रैटेजी, अरे भाई, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्ट्रैटेजी असिस्ट द ऑडिटर। व्हाट इज असिस्ट? टू डिटरमाइन सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ रिस्क असेसमेंट मैटर सच एज। एक बार स्ट्रैटेजी बन गई तो फैला फायदा, पता लग जाएगा कौन से रिसोर्सेज चाहिए। अभी जो बड़ा सेम पॉइंट है, रिसोर्सेज टू, बेटा व्हाट इज डिप्लॉय? लगाना। कौन से रिसोर्सेज चाहिए? सच एज यूज ऑफ, फॉर, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ऑन। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है? बिल्कुल सिंपल पॉइंट अभी पढ़ा था। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलिक्वेट टू स्पेसिफिक एरियाज। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कितने आर्टिकल चाहिए? सच एज नंबर ऑफ असाइंड टू ऑब्जर्व एट द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट। ब्रेक मारना। व्हाट इज ग्रुप ऑडिट? जब एक से ज्यादा ऑडिटर मिलके ऑडिट कर रहे हो। एग्जाम्पल, लेट अस से आईसीआईसीआई बैंक बोला मेरा काम बहुत सारा है, एक ऑडिट फर्म नहीं कर पाएगा। उन्होंने 2 अलग अलग ऑडिटर को पकड़ा, मान लो एक मेरे को पकड़ा, एक वैभव सर को पकड़ा। बोला आप, हम दोनों अलग हैं, मैं वैभव सर को नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, हम दोनों ने मिलकर ऑडिट पकड़ा। हाँ, इसे बोलेंगे ग्रुप ऑडिट या जॉइंट ऑडिट। सब बच्चे बताओ, इसमें मेरा क्वेश्चन सब बच्चों से, क्या मैं और वैभव सर अपना काम बांट लेंगे? आधा काम वैभव सर करेंगे, आधा काम, अच्छा रिपोर्ट 2 बनेंगी? रिपोर्ट तो एक ही बनेगी, उस पर दोनों साइन करेंगे, मैं भी साइन करूंगा। और दोस्तों क्या मेरे बच्चों, अच्छा वैभव सर साइन करने से पहले क्या मेरा काम देखना चाहे तो देख सकते हैं?
और मैं साइन करने से पहले वैभव सर का काम, ये वो लाइन है, एक्सटेंट ऑफ किसका काम रिव्यू कर रहे हैं दोस्तों बताओ, अदर ऑडिटर्स। क्लियर है? अगला सवाल, और ऑडिट बजट इन आवर्स टू एलोकेट टू, मैं बार बार बोल रहा हूं बजटिंग होता है डिवाइडिंग, हमें ज्यादा आवर्स ऑडिट के किसको देने हैं, कॉमन फास्ट, जिनमें खतरा ज्यादा है। व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, अरे आर्टिकल कब चाहिए, सारे आर्टिकल स्टार्टिंग में चाहिए, सच एज वेदर एट एन इंटरिम ऑडिट स्टेज, इंटरिम मतलब किसी डेट पे चाहिए, कोई कट ऑफ डेट है, एग्जाम्पल हमारे साथ 10 आर्टिकल ही जाएंगे, लेकिन जिस दिन इन्वेंट्री काउंटिंग होगी 5 आर्टिकल एक्स्ट्रा चाहिए, पूरे ऑडिट में 10 ही रहेंगे, लेकिन जिस दिन इन्वेंट्री काउंटिंग होगी उस दिन 5 और चाहिए। ये एग्जाम्पल हो गया की कट ऑफ डेट, की कट ऑफ डेट मेरे एग्जाम्पल में इन्वेंट्री काउंटिंग की डेट हो गई। हाउ दीज रिसोर्सेज आर डायरेक्टर एंड सच एज व्हेन टीम ब्रीफिंग, आर्टिकल को कब सिखाना है, टीम ब्रीफिंग का मतलब मीटिंग होती है, आर्टिकल्स को बिठाया जाता है, काम सिखाया जाता है, डीब्रीफिंग होती है, आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड। हाउ एंगेजमेंट पार्टनर्स एंड मैनेजर रिव्यूज दी टू टेक प्लेस, किस तरह से आर्टिकल के काम को रिव्यू करना है, व्हाट इज रिव्यू, चेक करना है। अच्छा ऑन साइट जाना है, ऑन साइट मतलब जहां वो काम कर रहे हैं वहीं जाके उनका काम चेक करना है, या उन्हें ऑफिस बुला के उनका काम चेक करना है, आर्टिकल जहां काम करना है वहीं जाके उनका काम चेक कर लो, ये ऑन साइट है। ऑप्शन 2, उन्हें अपने ऑफिस में बुलाओ शाम को और बोलो बेटा जो काम किया लाके दिखाओ, तुम्हारा काम यहीं पे बैठ के, एंड ये ऑफ साइट है। एंड वेदर टू कंप्लीट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये क्या था, ये बच्चों याद करो, मैंने एग्जाम्पल दिया था, एंगेजमेंट, मैंने बोला था बड़ी बड़ी कंपनीज में ऑडिटर की रिपोर्ट से पहले फर्म किसी दूसरे ऑडिटर को बोलता है जाके क्या करके आओ, रिव्यू करके आओ, फिर रिव्यूअर की रिपोर्ट और ऑडिटर की रिपोर्ट मैच की जाती है, इसे बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। क्या बात क्लियर है? तो भैया स्ट्रैटेजी बना ली, तो स्ट्रैटेजी के बाद अब क्या बनेगा, कॉमन फास्ट, ये लो जी प्लान, तो ये रहा किद्दू सा है प्लान, तो क्या बात क्लियर है? सर ये चैप्टर खत्म कर दोगे कल? नहीं कल नहीं करूंगा, मंडे को करूंगा। क्लियर है? मेरा डाउट, अभी 10 मिनट पढ़े हैं, क्या कहते हो, कुछ खास तो पढ़ा नहीं आज, हाँ चलो मेरा डाउट, आप कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं थोड़ा सा भी और पढ़ लेते हैं। नहीं चाय मैंने पहले पी ली थी आज। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन, प्लानिंग में इसमें से क्या नहीं होता, ऑडिट एविडेंस प्लानिंग में इवैल्यूएट किए जाते हैं या ऑडिट शुरू होने के बाद इवैल्यूएट किए जाते हैं? तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑडिटर स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन 7, क्या बोला, कंटिन्यूस। क्या क्वेश्चन पढ़ भी रहे हो? पिछले बैच के कुछ बच्चों ने कमेंट किया था वैभव सर को कि ऑडिट में हमें केस स्टडी पढ़े बगैर ही एमसीक्यू अटेम्प्ट हो रहे थे। मैं कहा भाई इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट, केस स्टडी पढ़ लो, उसके बाद कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे ना। क्वेश्चन नंबर 8, हम्म हम्म अभी 8 रहने दो, 9th पढ़ो, 8th अभी रहने दो, थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा फिर पढ़ना है। ये नहीं, ये इसका आंसर करेक्ट है। अच्छा 10th वैसे अपनी तरफ से दिमाग लगाओ, 10th क्वेश्चन अपने हिसाब से। ये दोनों किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर। चलो 1 मिनट बस वाइंड अप करते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए यही स्टॉप करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में आगे बात करते हैं। बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।